अब आ जाते हैं हैजर्ड्स पे। 60% ऑफ ऑल डेथ्स बाय नेचुरल डिजास्टर्स आर कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स। सो ये मुमकिन नहीं है कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट का जिक्र हो या डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन का जिक्र हो और अर्थक्वेक्स का जिक्र ना हो। ठीक है, 20वीं सेंचुरी में जैसे कि इस रेफरेंस से हमें पता चलता है कि ऑन एवरेज 17,000 पर्सन जो हैं वो पर ईयर कैजुअलिटीज़ हुई हैं अर्थक्वेक से सिर्फ 20वीं सेंचुरी में। सो ये कुछ अर्थक्वेक्स के हैजर्ड्स हैं। हम आम तौर पे सिर्फ ग्राउंड शेकिंग का जिक्र करेंगे अभी, लेकिन ग्राउंड शेकिंग के अलावा भी अर्थक्वेक के हैजर्ड्स हैं। यानी एक तो हैजर्ड ये है ना कि अर्थ शेक हुई, आपकी इमारत गिर गई, और ये अर्थक्वेक का हैजर्ड है, ये है ग्राउंड शेकिंग। बट ये भी तो मुमकिन है कि वो जो सरफेस रप्चर कुछ केसेस में अर्थ पे मैनिफेस्ट हो जाता है, सरफेस पे मैनिफेस्ट हो जाता है, आप उसमें आ गए, उसकी विसिनिटी में आ गए और आपका स्ट्रक्चर उस रप्चर के अंदर आ गया। ये भी अर्थक्वेक का एक हैजर्ड है जिसको सरफेस रप्चर कहते हैं। इस हैजर्ड के अगेंस्ट आप स्ट्रक्चर को डिज़ाइन नहीं कर सकते। यानी अगर आप किसी फॉल्ट लाइन पे बना दें एक इमारत, तो आप उसको उससे बचा नहीं सकते अगर वो फॉल्ट लाइन फ्यूचर में सरफेस पे भी रप्चर शो करती है। सो वाहिद तरीका इस सेकंड हैजर्ड से बचने का क्या है कि आप फॉल्ट लाइन, जो आइडेंटिफाइड फॉल्ट लाइंस हैं, उन पे कंस्ट्रक्शन ना करें। ठीक है, उनके एक बफर जोन होता है, उससे दूर कंस्ट्रक्शन करें ताकि इस हैजर्ड से बचा जा सके। ग्राउंड शेकिंग के अगेंस्ट आप डिज़ाइन कर सकते हैं, इमारत को ग्राउंड शेकिंग के अगेंस्ट बचाया जा सकता है, लेकिन सरफेस रप्चर से नहीं बचाया जा सकता। ग्राउंड फेलियर्स, अर्थक्वेक ग्राउंड फेलियर भी कॉज करते हैं। लिक्विफेक्शन फॉर एग्जांपल, लिक्विफेक्शन एक फिनोमेना जो अर्थक्वेक से रिलेटेड है, और ये फिनोमेना ये है कि जो लूज सॉइल्स होती हैं जिनमें ऑलरेडी मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, वो सॉइल लिक्विड की तरह बिहेव करना शुरू हो जाती हैं अगर उनको शेकिंग मिल जाए तो। इमेजिन करें कि आपके पास ये बड़ा हार्ड बेड रॉक है और ये एक वैली है, इस वैली के ऊपर लूज सॉइल डिपॉजिट्स हैं, ये लूज सॉइल है, ठीक है, और इस लूज सॉइल के ऊपर आपका पूरा सिटी कंस्ट्रक्ट हुआ हुआ है और ये पूरी वैली शेक करती है। हार्ड रॉक की जो बेड रॉक है ये शेक करता है। आपकी ये लूज सॉइल हो सकता है लिक्विड की तरह बिहेव करे। लिक्विड की तरह बिहेव करने का मतलब है कि बिल्डिंग फेल नहीं होगी बल्कि रोटेट करके जैसे डूब जाती है उस तरह रोटेट कर जाएगी। इस फिनोमेना को कहते हैं लिक्विफेक्शन। और ये हमारे यहाँ अगर पाकिस्तान की बात करें तो सिंध वाली साइड पे जहाँ पे लूज सॉइल डिपॉजिट्स हैं वहाँ पर ये इशू है कि सॉइल्स लिक्विफाई हो सकती हैं। हमारे यहाँ नॉर्थ में आमतौर पे ये इशू नहीं है, बट किसी लोकल जगह पे ये इशू हो सकता है। कोई फिल है, कोई एरिया ऐसा है जहाँ पे फिलिंग हुई हुई है, आपने अपनी कंस्ट्रक्शन उसके ऊपर कर दी, वो फिल लिक्विफाई कर सकता है, वो लूज सॉइल लिक्विफाई कर सकती है बिकॉज ऑफ दैट ट्रिगर जो उसको बेस से मिलेगा। इसके अलावा ग्राउंड फेलियर्स की एक पूरी लिस्ट है जो अर्थक्वेक से रिलेटेड है। लैंडस्लाइड्स खुद एक अर्थक्वेक ट्रिगर्ड फिनोमेना है। सुनामी अर्थक्वेक का हैजर्ड है, इसके अगेंस्ट डिज़ाइन किया जाता है। फ्लड्स फ्रॉम डैम्स, डैम फेलियर अगर हो जाए तो जो फ्लड आएगा वो भी अर्थक्वेक ही उसका ट्रिगर होगा। फायर्स रिजल्टिंग फ्रॉम अर्थक्वेक्स, अर्थक्वेक्स फायर भी ट्रिगर कर सकते हैं इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर्स में, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में। ये भी एक हैजर्ड है जो अर्थक्वेक का ही हैजर्ड है। बट अभी हम बात करेंगे सिर्फ ग्राउंड शेकिंग की। सो कुछ पास्ट अर्थक्वेक्स में ग्राउंड शेकिंग के रिजल्ट्स आपके सामने हैं। कश्मीर 2005 अर्थक्वेक, बालाकोट की ये तस्वीर है और ये अर्थक्वेक के 1 महीने बाद की तस्वीर है। मेरे पीएचडी एडवाइज़र ने ये ली एक फील्ड विजिट के दौरान और बाद में ये बहुत मीडिया में रिपोर्ट भी हुई। ये जो बंदा ऊपर शेव बनवा रहा है ये इसका अपना घर है और अब ये अपने ही मलबे के ऊपर बैठ के अपनी रोज़मर्रा के काम, क्योंकि 1 महीना गुजर चुका है तो अब ज़ाहिर है ज़िंदगी ने तो आगे चलना है, तो अपने रोज़मर्रा के काम उसने अपने मलबे पे ही स्टार्ट कर दिए। यानी उस मलबे को ही अपना घर डिक्लेयर करके जो कुछ जगह है उसमें वो सो जाता होगा या रह लेता होगा। सो दिस वॉज द कंडीशन आफ्टर 1 month फ्रॉम दिस मैग्नीट्यूड 7.6 अर्थक्वेक। 7.7 लिखा हुआ है, बट एक चीज़ बताना मैं भूल गया कि मैग्नीट्यूड का सिर्फ रिक्टर स्केल नहीं है, कई और स्केल भी हैं जो इससे ज़्यादा इम्प्रूव्ड
स्केल्स हैं, लेकिन उनका नंबर मालूम करने के लिए थोड़ी ज़्यादा एफर्ट चाहिए। तो मीडिया में जो आम तौर पे सबसे पहला नंबर रिपोर्ट होता है वो रिक्टर स्केल होता है, और बाद में जब एक्चुअल इम्प्रूव्ड स्केल्स आते हैं तो वो नंबर थोड़ा सा फ्लक्चुएट करता है। सो एनीवेज ये है ग्राउंड मोशन का हैज़र्ड जिससे हमें वास्ता है। कुछ और एग्जांपल्स हैं जिन्हें मैं जल्दी से स्किप करूंगा। ये बड़ी क्लासिकल एग्जांपल है, 1999 चीची अर्थक्वेक ताइवान में आया था, जिससे एक डैम फेल हुआ, और ये डैम सरफेस रप्चर की वजह से फेल हुआ। हमें बाद में मालूम हुआ कि यहाँ पर एक फॉल्ट लाइन है जो पास कर रही है, जो उस वक्त तक आइडेंटिफाइड नहीं थी। हमने डैम उस पर डिज़ाइन कर दिया, बाद में वो सरफेस रप्चर हुआ और तकरीबन 6 to 9 मीटर्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ग्राउंड की वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बाद में मेजर की गई। अब आप इस डिस्प्लेसमेंट के लिए कोई भी स्ट्रक्चर डिज़ाइन नहीं कर सकते, यानी आप नहीं इंश्योर कर सकते कि इतनी बड़ी डिस्प्लेसमेंट पे भी स्ट्रक्चर डैमेज नहीं करेगा। सो ये क्लासिकल फेलियर है। आप ये देखें कि ये लाइन कभी स्ट्रेट थी, लेकिन एक हिस्सा ऊपर है एक नीचे है, ये रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट मीटर्स में थी। फिर लिक्विफैक्शन कि पूरी की पूरी बिल्डिंग इंटैक्ट है लेकिन रोटेट कर गई एक अर्थक्वेक में, यानी वो जो सॉइल जो उसको सपोर्ट कर रही थी वो लिक्विफाई हो गई। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, फिलीपींस में अर्थक्वेक, टर्की में अर्थक्वेक। फिर जाहिर है कि जब सॉइल लिक्विड हो जाएगी तो जो एम्बेडेड स्ट्रक्चर्स हैं सॉइल के अंदर हैं, सीवरेज सिस्टम है और चीज़ें हैं, वो बॉयल आउट हो जाएंगे। यानी जैसे कोई भी चीज़ लिक्विड में होती है और वो आप ऊपर आ जाती है, बिल्कुल उसी तरह ये सारे सिस्टम्स कलैप्स हो जाएंगे, लाइफ लाइन्स कलैप्स हो सकती हैं। ये एक एग्जांपल देखें होकाइडो में, जापान में, कि एक पाइप बॉयल आउट हो गया, सॉइल नीचे लिक्विफाई हुई और वो ऊपर मूव कर गया और उसने सरफेस को वो बाहर आ गया। इसी तरह ये एक और एग्जांपल है फिलीपींस में कि पूरा का पूरा पाइप नेटवर्क सिस्टम था अंडरग्राउंड, वो फेल हो गया बिकॉज ऑफ दैट प्रोसेस। लैंडस्लाइड्स हैं, अर्थक्वेक इंड्यूस्ड लैंडस्लाइड्स। चाइना में 2008 में ये बहुत एक्सपीरियंस किया वेंचुअन अर्थक्वेक में। इसी तरह ये इंडिया की एग्जांपल है। सुनामी एक हैज़र्ड है जो अर्थक्वेक से रिलेटेड है कि अगर आपकी जो रप्चर है वो ओशन के नीचे होगा तो उस रप्चर के नतीजे में बहुत हाई वेव्स प्रोड्यूस होंगी। वो वेव्स जब आपके कोस्टल एरियाज़ तक पहुंचेंगी तो उनकी प्रॉपर्टीज़ मॉडिफाई हो चुकी होंगी और वो बहुत डैमेजिंग वेव्स होंगी। सो ये 2004-05 में जो ग्रेट सुनामी, जो साउथ ईस्ट एशिया का ग्रेट सुनामी था, उसमें आप ये देखेंगे ये वो लेवल है वाटर का जो एक्सपीरियंस किया गया इस एक सुनामी के दौरान। फिर अर्थक्वेक इंड्यूस्ड फायर्स, ठीक है, जापान उसकी एग्जांपल है। आपने वो फुकुशिमा पावर प्लांट और बाकी चीज़ों की सब एग्जांपल्स आपके सामने हैं। सो इस इक्वेशन से तो आप आई थिंक वाकिफ़ हैं, आपके डिज़ास्टर की ये बेसिक इक्वेशन है कि हैज़र्ड इनटू वल्नरेबिलिटी इज़ रिस्क, और कई दफ़ा इसमें अगर एक्सपोजर भी ऐड कर लें तो डिज़ास्टर। इस इक्वेशन की कई फॉर्म्स हैं, ठीक है, किसी में, लेकिन ओवरऑल फॉर्म यही है कि ये वो 3 कंपोनेंट्स हैं जिनसे आपका कोई भी इवेंट डिज़ास्टर में कन्वर्ट होता है। अब हैज़र्ड हमारे केस में तो ये है कि अर्थक्वेक कितना आ सकता है, कहाँ आ सकता है, साइज्मिक हैज़र्ड की अगर बात करें। वल्नरेबिलिटी हमारे केस में ये है कि आपकी बिल्डिंग की क्वालिटी कितनी है, अच्छी है। आप वल्नरेबिलिटी को डिफरेंटली डिफ़ाइन करते हैं, आपके यहाँ सोशल वल्नरेबिलिटी भी है, इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल वल्नरेबिलिटी और भी कई टाइप्स हैं। हमारे यहाँ वल्नरेबिलिटी से मुराद ये है कि आपकी इमारत कितनी अर्थक्वेक रेजिस्टेंट है या नहीं है, ठीक है। सो आमतौर पे एक तासुर है जो मैं यहाँ पे उसकी करेक्शन करना चाहूँगा कि वक्त के साथ अर्थक्वेक ज़्यादा हो रहे हैं। क्या आपने ये बात सुनी है? अक्सर लोग ये कहते हैं कि अर्थक्वेक वक्त के साथ ज़्यादा होते जा रहे हैं, पहले इतने नहीं आते थे जितने अब आ रहे हैं। और आपको इस तरह की डिफरेंट थ्योरीज भी मिलेंगी इंटरनेट पे कि फ़लाँ फिनोमेना जो है वो अर्थक्वेक को बढ़ा रहा है, फ़लाँ फिनोमेना बढ़ा रहा है। इन सब थ्योरीज़ में से कोई भी अभी थ्योरी इस लेवल तक नहीं आ सकी जो पीयर रिव्यू का प्रोसेस है, जो कि दुरुस्त साइंटिफिक प्रोसेस है। ये सब थ्योरीज़ ही हैं और ये थ्योरीज़ इनमें से कोई भी ऐसी नहीं है जो किसी साइंटिफिक मेयार पे पूरा उतरती हो।
अभी आपने पिछले लेक्चर में अर्थक्वेक के फिनोमेना की पूरी साइंस देखी है। वो इतनी ग्रैंड स्केल पे ये फिनोमेना हो रहा है कि हमारे किसी एक्शन से वो हम आल्टर नहीं कर सकते, कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते उस प्रोसेस में। जिस तरह से प्लेट्स मूव कर रही हैं, जिस तरह से स्टक होती हैं फिर रिलीज़ होती हैं, ठीक है, वो फिनोमेना हमारे किसी एक्शन से मॉडिफाई नहीं होता। ना क्लाइमेट चेंज का अर्थक्वेक से कोई ताल्लुक साबित है जी, जैसे बारिश का आपने कहा कोई ताल्लुक साबित नहीं है। डिफरेंट मैगज़ीन्स, मुख्तलिफ मीडिया वाले रब्ता करते रहते हैं मुझसे और वो ये चाहते हैं कि कोई उनको इस तरह की न्यूज़ मिले या कुछ इस तरह की चीज़ पता चले जो कि हेडलाइन बन सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल पिछले दिनों एक थ्योरी ये चली थी इंटरनेट पे कि अर्थ की मूवमेंट का कोई ताल्लुक है अर्थक्वेक्स की इंटेंसिटी और उनकी रिकरेंस के साथ, कि वो कितने फ्रीक्वेंट आते हैं। बट ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ऐसी कोई एविडेंस नहीं है। असल में इन सारी थ्योरीज़ की रीज़न जो मैं आइडेंटिफाई कर पाया हूँ वो ये है कि जब आप हिस्टोरिकल डेटा को देखते हैं ना, लेट्स से पिछले 100 साल में अर्थक्वेक्स आपके सामने है, तो कुछ जगहों पे आपको वो इकट्ठे नज़र आएंगे, कुछ जगहों पे दूर दूर फैले हुए नज़र आएंगे। तो आप समझेंगे कि शायद कोई पैटर्न है, कोई फॉल्स पैटर्न है इनमें। असल में ऐसा नहीं है। हमारे पास जैसे कि मैंने बताया कि एक फिनोमेना जो मिलियंस ऑफ ईयर से चलता आ रहा है, उसका सिर्फ 100 साल का स्लाइस है। उस एक स्लाइस को देख के हम कुछ नहीं कह सकते। यानी अगर आप 100 साल के अर्थक्वेक देखें तो हो सकता है आपको 1920 से 1930 के दरमियान ज़्यादा अर्थक्वेक मिलें और 30 से 40 के दरमियान कम मिलें और फिर 40 से 50 में ज़्यादा मिल जाएं। आपको लगे कि यार कोई पैटर्न है, कोई चीज़ है जो हर 10 साल बाद तब्दील होती है और अर्थक्वेक ज़्यादा हो जाते हैं। ऐसा नहीं है। अगर आप इस स्पैन को बढ़ा लें, लेट्स से कि मैं रैंडमली हिस्ट्री में से 5000 साल या 10,000 साल के पीसेस उठाता हूँ, तो उनमें नंबर ऑलमोस्ट कांस्टेंट मिलेगा आपको अर्थक्वेक्स का। यानी इसका मतलब ये है कि ग्रैंड स्केल पे कोई चीज़ इस फिनोमेना को ना एक्सेलरेट करवा रही है ना रिड्यूस करवा रही है। ये सारे हमारे नज़र के धोखे हैं जो हमें इनमें पैटर्न ढूंढने की हम कोशिश करते हैं, क्योंकि वो फिनोमेना इतना ग्रैंड स्केल पे है कि वो कॉन्टीन्यूस है। किसी लोकल जगह पे शायद कोई पैटर्न एग्जिस्ट करता हो, बट ओवरऑल ये रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है हिस्ट्री में, ठीक है। सो इसको आम तौर पे कहा जाता है कि ये पॉइजोनियन डिस्ट्रीब्यूशन रखते हैं। आई डोंट नो आपने स्टैटिस्टिक्स में का आप में शामिल है या नहीं, बट इसका आम तौर पे मतलब ये है कि अर्थक्वेक्स हैव नो मेमोरी। अगर आज एक अर्थक्वेक आ जाता है तो इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि कल आने का चांस अब कम हो गया है। दे हैव नो मेमोरी, दे आर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड इन हिस्ट्री, ठीक है। तो हैज़र्ड इसका मतलब है नहीं बढ़ रहा, हैज़र्ड वही है, वो कांस्टेंट है। हमारी अंडरस्टैंडिंग उसके बारे में हर नई स्टडी के साथ बढ़ती है, बट हैज़र्ड कांस्टेंट है। तो जो ये आम तासुर बन रहा है कि अर्थक्वेक ज़्यादा होते जा रहे हैं, असल में अर्थक्वेक रिस्क है जो बढ़ रहा है, इसलिए कि वल्नरेबिलिटी बढ़ रही है। पॉपुलेशन इंक्रीज के साथ, मेगा सिटीज़ बनाने के साथ, जो भी डेवलपमेंट हम कर रहे हैं उसके नतीजे में वल्नरेबिलिटी बढ़ रही है। हैज़र्ड तो वही है और रिजल्टिंगली रिस्क बढ़ रहा है। तो रिस्क है जो बढ़ रहा है, हैज़र्ड वही है। अर्थक्वेक ज़्यादा नहीं आ रहे माजी की निस्बत, ठीक है। हमारा नुकसान उनके नतीजे में बढ़ रहा है बिकॉज हम अपनी वल्नरेबिलिटी को भी बढ़ा रहे हैं। जी हाँ, कम अज़ कम हमसे मुराद पाकिस्तान की जो अभी सिचुएशन है। बिकॉज अगर आप जापान के ऊपर यही इक्वेशन अप्लाई करेंगे, ये इक्वेशन जो टॉप पे है, तो उनकी वल्नरेबिलिटी बहुत लो है, हैज़र्ड बहुत हाई है, तो रिस्क बहुत कम है, ठीक है। यानी हैज़र्ड हाई होने के बावजूद रिस्क कम है बिकॉज वल्नरेबिलिटी बहुत कम है, तो प्रोडक्ट जो है वो बहुत लो है। हमारे यहाँ क्या है, हैज़र्ड भी हाई है और वल्नरेबिलिटी भी हाई है, तो प्रोडक्ट कई गुना ज़्यादा हाई है, ठीक है। सो हमारे यहाँ सिचुएशन कम अज़ कम इसी तरह है। हम इंजीनियरिंग वाले साइज़मिक हैज़र्ड को मैथमेटिकली डिफ़ाइन करते हैं। मैंने कुछ सोशल साइंटिस्ट के पेपर देखे हैं आपकी फील्ड में, तो उसमें इवन हैज़र्ड का भी कोई इंडेक्स बना दिया जाता है। यानी 1 से 5 तक, 1 से 10 तक आप कह देते हैं और उसके पीछे इंडिकेटर्स होते हैं आपके, ठीक है। और आप फिर कहते हैं कि 5 का मतलब हाईएस्ट हैज़र्ड, 1 का मतलब लोएस्ट हैज़र्ड, और इवन एनडीएमए के भी जो हैज़र्ड मैप्स हैं अक्सर पुराने, वो इंडेक्स बेस्ड ही हैं। लेकिन हमारे यहाँ हैज़र्ड की एक बड़ी टेक्निकल डेफिनेशन है जिसको
इंस्ट्रूमेंटली और फिज़िकली नापा जा सकता है। हम कहते हैं कि ग्राउंड शेकिंग हैज़र्ड जो है, मैथमेटिकली इट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ अ पोटेंशियली डिस्ट्रक्टिव ग्राउंड शेकिंग एट अ गिवन साइट विद इन अ गिवन टाइम इंटरवल। मैं इसको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। मैं इसको थोड़ा मतलब इसको एक्सपैंड करता हूँ इस स्टेटमेंट को। देखिए आपके यहाँ हैज़र्ड ये होगा मे बी कि हैज़र्ड 1 से लेके 5 तक है। 5 मतलब हाईएस्ट हैज़र्ड, 1 मतलब लोएस्ट हैज़र्ड। हमारे यहाँ हैज़र्ड यूँ है, साइज्मिक हैज़र्ड स्पेशली अगर मैं एग्जांपल दूँ तो वो इस तरह से डिफ़ाइन होगा कि मेरी साइट पर आपकी कोई स्पेसिफिक साइट है, ये स्टार लेट से आपकी साइट है, आप कहेंगे यहाँ पे हैज़र्ड इंडेक्स 3 है। मैं कहूँगा कि यहाँ पे जो हैज़र्ड इंडेक्स है या हैज़र्ड की वैल्यू है वो है 0 पॉइंट समथिंग जी, फॉर एग्जांपल 0.5 जी एट अ 10% प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंस इन 50 ईयर्स। अभी मैं ज़रा इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, उससे आपने परेशान नहीं होना। पहली बात तो ये कि हैज़र्ड को मैं एक नंबर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जो असल में एक्सेलरेशन है, 0.5 जी। जी आपको पता है यूनिवर्सल कांस्टेंट है, 9.8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। सो 0.5 जी का मतलब है 0.5 टाइम्स जी की वैल्यू। सो ये जो भी चीज़ है ये है तो है एक्सेलरेशन, और असल में ये है इस स्पेसिफिक एग्जांपल में ये है ग्राउंड एक्सेलरेशन या पीक ग्राउंड एक्सेलरेशन, जिसको हम कहते हैं पीजीए, पीक ग्राउंड एक्सेलरेशन। ये वर्ड आपके सामने लाजमन कहीं ना कहीं दोबारा भी आएगा। जब भी अर्थक्वेक का जिक्र आएगा आप पूछेंगे इसका पीजीए क्या था, ठीक है, पीक ग्राउंड एक्सेलरेशन। इसका मतलब ये है कि जो भी फ्यूचर में अर्थक्वेक इस साइट पर आएगा उसने जो ग्राउंड को एक्सेलरेट करवाना है उसका पीक नंबर क्या होगा, पीक एक्सेलरेशन क्या होगी। यानी इस साइट पर आने वाले फ्यूचर अर्थक्वेक को अगर मैं इस तरह रिप्रेजेंट करूं कि ग्राउंड एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, तो इसका जो भी पीक नंबर है ये पीजीए है, ठीक है। यानी मेरी साइट पर खड़ी होने वाली बिल्डिंग को जो एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस होगी फ्यूचर अर्थक्वेक में वो 0.5 जी होगी, ठीक है। यूँ हम हैज़र्ड को डिफ़ाइन करते हैं एक एक्सेलरेशन की वैल्यू के साथ। अगर मैं कहूँ 0.7 जी होगी तो मतलब हैज़र्ड हाई है, मेरी साइट पर ज़्यादा बड़ा अर्थक्वेक आ सकता है। 1 जी उससे बड़ा अर्थक्वेक, ठीक है। सो पीक ग्राउंड एक्सेलरेशन आपको क्लियर हो गया, पीजीए की वैल्यू। दूसरा ये जो है ये पीजीए भी एक फिक्स नंबर नहीं होगा बल्कि ये किसी एक डेफिनेशन के कॉरिस्पॉन्डिंग होगा। यानी 0.5 जी एट अ पर्टिकुलर डेफिनेशन ऑफ हैज़र्ड, और वो डेफिनेशन ये है 10% प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंस इन 50 ईयर्स। यानी अगले 50 साल में इस बात का इम्कान कि मेरी साइट पर जो अर्थक्वेक आए वो 0.5 जी से बड़ा अर्थ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे, इस बात का इम्कान 10% है, ठीक है। यानी मैं पीजीए की वैल्यू दूंगा अपनी साइट को और साथ बताऊंगा कि ये पीजीए कितने % प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंस इन कितने ईयर्स के लिए है, ठीक है। सो मैं जो कह रहा हूँ कि विद इन अ गिवन टाइम इंटरवल वो असल में ये 50 ईयर्स है। सो मैं इसको दोबारा से समराइज़ करता हूँ कि हैज़र्ड की डेफिनेशन हमारे यहाँ इस तरह डिफ़ाइन की जाती है प्रोबेबिलिस्टिक टर्म्स में कि हम कहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ % प्रोबेबिलिटी है इस बात की कि अगले 50 साल में आने वाला अर्थक्वेक इससे बड़ा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर ले, लेकिन वो प्रोबेबिलिटी सिर्फ 10% है। 90% ये इम्कान है कि अगर 0.5 जी मैंने डिक्लेयर किया अपनी साइट को तो 90% ये इम्कान है कि फ्यूचर अगले 50 साल में जो अर्थक्वेक आएगा वो इससे लो एक्सेलरेशन ही प्रोड्यूस करेगा, लेकिन 10% ये भी इम्कान है कि वो एक्सीड कर जाए इस नंबर से। सो 10% इज़ लाइक एन एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क। जो मैं कह रहा हूँ कि 10% की खैर है, 90% कम अज़ कम जो अर्थक्वेक आने का चांस है वो इससे कम है, 0.5 जी से कम है। तो अगर मैं अपनी बिल्डिंग 0.5 जी पर डिज़ाइन कर लेता हूँ, यानी 0.5 जी को रेजिस्ट करने के लिए डिज़ाइन कर लेता हूँ, तो अगले 50 साल में 90% इम्कान है कि ये सेफ़ रहेगी, लेकिन 10% ये भी इम्कान है कि 0.5 जी से बड़ा अर्थक्वेक आ जाए और ये डैमेज हो जाए।
असल में ये 0.5G ही तो मालूम करना किसी साइट के लिए, यही तो हैज़र्ड असेसमेंट है। यानी हैज़र्ड असेसमेंट के नतीजे में हम एक मैप बनाएंगे जिसमें हर नुक्ते पे बताएंगे कि पीजीए की क्या वैल्यू है। पाकिस्तान के लिए ऐसे अवेलेबल हैं हैज़र्ड असेसमेंट की स्टडीज़ जिनमें पाकिस्तान का हैज़र्ड मैप बनाया गया है, और वो हैज़र्ड मैप पूरे पाकिस्तान के लिए आपको पीजीए की वैल्यूज़ प्रोवाइड करता है। तो अब डिज़ाइनर क्या करता है कि वो, या पॉलिसी मेकर क्या करता है कि एक स्पेसिफिक साइट है उसके लिए पीजीए का नंबर देखेगा कि कितना है, और अपनी डिसीजन उस नंबर पे रखेगा, अपना डिसीजन उस पर बेस करेगा। तो मेरे लिए 0.5G ऐसे है जैसे आपके लिए ये कहना कि इधर हैज़र्ड का इंडेक्स 3 है या 4 है। असल में हैज़र्ड असेसमेंट जब की जाती है पूरे बड़े एरिया की, तो वो उसकी एक रेजोल्यूशन रखी जाती है, ठीक है। सो वो आम तौर पे 0.1 डिग्री बाय 0.1 डिग्री कम से कम जो मैं हैज़र्ड असेसमेंट करता हूँ। सो विच मीन्स के इस्लामाबाद के लिए 4-5 नंबर होंगे, और इसी तरह रावलपिंडी के लिए 2-3 नंबर होंगे। इस तरह मतलब वो एक डिस्ट्रीब्यूटेड मैप आपको मिल जाएगा जिसमें हर नुक्ते के ऊपर। सो आई होप कि आपको हैज़र्ड की डेफिनेशन के बारे में आइडिया हो गया होगा कि पीक ग्राउंड एक्सेलरेशन की फॉर्म में आम तौर पे क्वांटिफाई किया जाता है हैज़र्ड, और इसका मतलब ये है कि फ्यूचर में आने वाले अर्थक्वेक ने जो अर्थ को शेकिंग देनी है किसी पॉइंट पे एक्सेलरेशन की फॉर्म में, उसका पीक नंबर, ठीक है। तो यानी एक्सपेक्टेड अर्थक्वेक में जो पीक एक्सेलरेशन आपकी साइट पे एक्सपीरियंस होगी वो आपकी साइट का पीजीए नंबर होगा, और ये हैज़र्ड असेसमेंट का आउटपुट है। हैज़र्ड असेसमेंट किसी एरिया की जाती है, उस एरिया में मौजूद फॉल्ट्स और जितने साइज्मिक सोर्सेज हैं वो क्वांटिफाई किए जाते हैं, उस एरिया की सॉइल टाइप, उसकी सब स्ट्रेटा, उसकी टोपोग्राफिक फीचर्स, उन सब को अकाउंट किया जाता है, और उसके नतीजे में एक मैप जनरेट किया जाता है जो हैज़र्ड मैप कहलाता है, हैज़र्ड मैप। और वो हैज़र्ड मैप आपको क्या करेगा, पीजीए की वैल्यूज़ प्रोवाइड करेगा हर पॉइंट के ऊपर, हर पिक्सल के ऊपर आपके पास पीजीए का एक नंबर होगा, ठीक है। इसकी मैं कुछ एग्जांपल्स भी आपको आगे दिखाता हूँ। साइज्मिक हैज़र्ड असेसमेंट के नतीजे के तौर पे, यानी हैज़र्ड असेसमेंट किया जाएगा, एनालिसिस किया जाएगा, आप जितने भी फॉल्ट्स हैं जो उस एरिया में अर्थ को एक प्रोड्यूस कर सकते हैं उनको मॉडल करेंगे, और उनके स्लिप रेट्स, उनका एंगल, उनके जितने जियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो उसमें इनपुट जाएंगे उस एनालिसिस में, और अल्टीमेटली आउटपुट आपको क्या मिलेगा कि मेरी साइट पर फ्यूचर में कितना पीजीए एक्सपेक्टेड है, ठीक है, या ये हैज़र्ड का नंबर है। लेकिन वो नंबर एक ख़ास डेफिनेशन के मुताबिक होगा, वो नंबर होगा in terms of probability, some probability of exceedance in x years। तो मैं उसको चले यूँ लिखता हूँ, x probability of exceedance in y years, ठीक है। यानी जो भी पीजीए का नंबर हैज़र्ड मैप के नतीजे में आएगा, हैज़र्ड एनालिसिस के नतीजे में आएगा, वो इस किसी एक ख़ास probability of exceedance पे होगा in some years, ठीक है। यानी जैसे मैंने मिसाल दी 0.5G अगर मेरी साइट का पीजीए है तो वो एक 10% प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंस इन 50 ईयर्स के कॉरिस्पॉन्डिंग होगा, ठीक है। तो ये जो मैंने चीज़ अनसर्कल की है अभी, या ये जो टॉप पर सर्कल किया है, ये मेरे हैज़र्ड की प्रोबेबिलिस्टिक डेफिनेशन है, और इस डेफिनेशन पर एक पीजीए का नंबर होगा जो मैं डिज़ाइन में इस्तेमाल करूँगा या किसी भी डिसीजन मेकिंग में इस्तेमाल करूँगा। वो जो हैज़र्ड मैप पीजीए की बेस पे लेट से बना लिया हमने हैज़र्ड एनालिसिस के नतीजे में, वो स्ट्रक्चरल इंजीनियर अपने मकसद के लिए यूज़ करेगा, बिल्डिंग डिज़ाइन करने के लिए, जो भी उसने फोर्सेस अप्लाई करनी है बिल्डिंग पे। जो पॉलिसी मेकर है वो अपने मकसद के लिए यूज़ करेगा, पॉलिसी डेवलपमेंट के लिए। जो डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन का एक्सपर्ट है वो उसके लिए करेगा, इंश्योरेंस कंपनी अपने लिए करेगी। यानी वो मैप आपको फ्यूचर में आने वाले अर्थक्वेक की इंटेंसिटी और लोकेशन का आइडिया दे देगा।
तो आपकी सारी डिसीजन मेकिंग उस मैप पर होगी। वो मैप प्रोबेबिलिस्टिक साइज्मिक हैजर्ड असेसमेंट की आउटपुट है। PSHA, जिसको मैं स्टार्टिंग से कह रहा हूँ, PSHA प्रोबेबिलिस्टिक साइज्मिक हैजर्ड असेसमेंट, इसकी फाइनल आउटपुट क्या है? हैजर्ड मैप, जो आपके हर फील्ड ऑफ स्टडी के बंदे के लिए वो बेसिक इनपुट बन जाएगा वो मैप। लेकिन जैसे मैंने अभी बताया कि वो मैप जो बनाया जाएगा वो PGA की वैल्यूज़ देगा, बट PGA की वैल्यूज़ एट अ पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंस इन सम पर्टिकुलर ईयर्स, ठीक है। जैसे कि 10% प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंस इन 50 ईयर्स हमारे यहाँ यूज़ होता है स्ट्रक्चर में। 50 ईयर्स इसलिए कि बिल्डिंग की आम तौर पे डिज़ाइन लाइफ 50 साल मानी जाती है, तो हम कहते हैं कि अगले 50 साल में जो अर्थक्वेक आने हैं वो हमारा मेन कंसर्न है। तो अगले 50 साल में जो PGA आएगा वो ये नंबर होगा 0.5 G, लेकिन 90% इम्कान है कि PGA इससे कम ही होगा, 10% इम्कान है कि इससे ज़्यादा भी आ सकता है। ये नंबर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ कि एक स्पेसिफिक साइट पर ये 0.5 G है, लेट से किसी पर 0.6 होगा, किसी पे 0.7 होगा, यूँ ये पूरा एक मैप आपके पास अवेलेबल होगा। आप अपने नुक्ते के लिए वो नंबर पिक करेंगे, वो लेट से कि 0.5 G होगा, लेकिन वो मैप पूरा एक डेफिनेशन के मुताबिक बनाया गया होगा, यानी उसके ऊपर शो होने वाला हर PGA इस डेफिनेशन को कॉरिस्पॉन्ड कर रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल 10% प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंस इन 50 ईयर्स। ये जो डेफिनेशन जो मैंने सर्कल की है, ये आम तौर पे हमारे यहाँ स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में बिल्डिंग डिज़ाइन के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन इसके अलावा भी कोई डेफिनेशन हो सकती है। जैसे कि अब आपका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और आप 10% रिस्क को बहुत हाई मानते हैं, तो आप चाहेंगे कि मैं 2% प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंस इन 50 ईयर्स पे डिज़ाइन करूं। अगर मैं कहूं कि 2% प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंस इन 50 ईयर्स मेरी डेफिनेशन हो गई है हैज़र्ड की, तो इसके कॉरिस्पॉन्डिंग उसी साइट का PGA आप गेस करें ये 0.5 G से ज़्यादा होगा या कम होगा। अगर 10% प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंस का जो नंबर है एक ख़ास साइट पे वो है 0.5 G, और मैं अपनी हैज़र्ड की डेफिनेशन चेंज कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ मैं 10% रिस्क जो है वो मेरे लिए कबूल नहीं है, मैं सिर्फ 2% रिस्क अलाउ करूँगा। मैं चाहता हूँ कि मैं बिल्डिंग ऐसी डिज़ाइन करूँ कि 98% ऑफ द टाइम वो सेफ़ रहे और सिर्फ 2% इम्कान हो कि उससे बड़ा अर्थक्वेक आ जाए और उसको डैमेज हो। तो जो मैं PGA डिज़ाइन में इस्तेमाल करूँगा वो क्या वही होगा 0.5 G या उससे ज़्यादा या कम? ज़्यादा हो जाएगा बिल्कुल। यानी अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंस रिड्यूस करता हूँ एक ख़ास टाइम फ्रेम के अंदर, जैसे कि 50 साल, तो मेरा PGA डिज़ाइन का PGA जो मैं इनपुट इस्तेमाल करूँगा किसी भी डिसीजन मेकिंग के लिए वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। सो अब मेरे पर है, डिज़ाइनर पर है या डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन के एक्सपर्ट पर है कि वो क्या एक्सेप्टेबल रिस्क की डेफिनेशन सेट करता है और उसके मुताबिक एक नंबर उसको PSHA से मिल जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये एक हैज़र्ड मैप नहीं क्रिएट होता जब आप हैज़र्ड असेसमेंट करते हैं। आप किसी भी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंस इन किसी भी ईयर्स के लिए ये मैप बना सकते हैं और फिर उस मैप पे लिखेंगे क्लियरली कि ये इस डेफिनेशन पे बनाया गया और अब उसका एक ख़ास मकसद होगा कि अब इस डेफिनेशन को कहाँ इस्तेमाल किया जाए। अगर मैं एक इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग डिज़ाइन कर रहा हूँ जैसे डैम, तो मैं नहीं चाहूँगा कि 10% प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंस इन 50 ईयर्स पे डिज़ाइन हो सकता है मैं चाहूँ कि 1% प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंस इन 50 ईयर्स, कि 99 मैं ऐसे नंबर पे डिज़ाइन करूँ कि 99% इम्कान अगले 50 साल में ये हो कि एक्चुअल अर्थक्वेक का PGA इससे नीचे ही होगा, और 1% इम्कान चले मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि अगर मैं इफ़ आई एम दैट अनलकी तो फिर अर्थक्वेक इससे बड़ा भी आ सकता है, ठीक है। सो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ एक तो पहली बात कि एक ग्राउंड मोशन पैरामीटर होता है, जैसे कि ग्राउंड पीक ग्राउंड एक्सेलरेशन, उसकी शक्ल में हैज़र्ड को, उसकी फॉर्म में हैज़र्ड को क्वांटिफाई किया जाता है, यानी वो फिजिकल क्वांटिटी होती है, उसको नापा जा सकता है, जैसे पीक ग्राउंड एक्सेलरेशन है। और दूसरी बात यह कि वो पीक ग्राउंड एक्सेलरेशन भी अपनी डेफिनेशन में प्रोबेबिलिस्टिक होती है, यानी वो भी कोई फिक्स नंबर नहीं होता। तो एक टाइम था कुछ साल पहले तक हमारे यहाँ ये प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं था,
तो हम बस एक फिक्स नंबर एक साइट का होता था। मसलन अगर मैं इस्लामाबाद में हूँ तो मेरी इस्लामाबाद की साइज्मिसिटी किसी फॉल्ट से गवर्न हो रही है। क्लोजेस्ट फॉल्ट लेट से मैं कहता हूँ मेन बाउंड्री थ्रस्ट है, मारगला के पास से ये फॉल्ट गुजर रहा है और वो मेरा सबसे करीबी फॉल्ट है, और वो लेट से कि मुझे जियोलॉजिकल साइज्मोलॉजिकल स्टडीज़ से पता है कि ये फॉल्ट मैग्नीट्यूड 7 मैक्सिमम प्रोड्यूस कर सकता है। तो मैं एनालिसिस ये करूँगा कि अगर वहाँ पर मैग्नीट्यूड 7 आता है कल, तो मेरी साइट पर क्या पीजीए एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, ये फिक्स पीजीए होगा, एक ख़ास सिनारियो के अगेंस्ट होगा। इसको कहते हैं डिटर्मिनिस्टिक साइज्मिक हैजर्ड असेसमेंट, DSHA। यानी आप एक फिक्स सिनारियो एज्यूम करें और उससे एक फिक्स पीजीए कैलकुलेट कर लें कि ये मुझे एक्सपीरियंस होगा, मेरे हर डिज़ाइन डिसीजन मेकिंग का इनपुट ये नंबर होगा। ठीक है, लेकिन इसके ज़्यादा एडवांस्ड अप्रोच है PSHA, यानी प्रोबेबिलिस्टिक साइज्मिक हैजर्ड असेसमेंट, PSHA। और उसमें जैसे कि अभी आपको मैंने बताया कि एक फिक्स डेफिनेशन नहीं होती, बल्कि आपके हाथ में है कि क्या डेफिनेशन रखेंगे, कितना रिस्क एक्सेप्टेबल रखेंगे, उसके हिसाब से आपको एक पीजीए मिल जाएगा। ये जो डेफिनेशन होती है कि X% प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंस इन Y ईयर्स, इसको मैथमेटिकली आप एक और नंबर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं जो कि ज़्यादा मीनिंगफुल है। वो नंबर कहलाता है रिटर्न पीरियड, रिटर्न पीरियड। ठीक है, और ये ईयर्स में होता है। ठीक है, यानी अगर मैं कहूँ कि 10% प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंस इन 50 ईयर्स, इसको कन्वर्ट करो रिटर्न पीरियड्स में, तो मैथमेटिकली अगर इसको किया जाए तो जो आंसर आएगा वो आएगा 475 ईयर्स। ठीक है, यानी आम तौर पे जो डिज़ाइन के लिए नंबर यूज़ किया जाता है वो इस रिटर्न पीरियड के कॉरिस्पॉन्डिंग है। रिटर्न पीरियड को आप यूँ समझें कि ये एक एवरेज ऐसा नंबर है कि, यानी मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूँ कि यानी 10% प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंस इन 50 ईयर्स के कॉरिस्पॉन्डिंग जो पीजीए है वो 0.5G है। इसका मतलब है ये 0.5G एक ऐसे अर्थक्वेक का लेवल है जो ऑन एवरेज अपने आप को 475 ईयर्स के बाद रिपीट करता है। तो रिटर्न पीरियड का मतलब कि ऑन एवरेज एक अर्थक्वेक कितने साल बाद हिस्टोरिकली रिपीट हो रहा है। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर मैं कहूँ कि 2500 ईयर्स रिटर्न पीरियड का अर्थक्वेक बड़ा होगा या 475 ईयर्स का अर्थक्वेक बड़ा होगा, तो क्या आंसर होगा इसका? 2500 ईयर्स का जो अर्थक्वेक है वो बड़ा होगा। यानी जितना रिटर्न पीरियड ज़्यादा होगा, इसका मतलब वो उतना रेयर अर्थक्वेक है, वो उतना हाई अर्थक्वेक है। तो जो फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स हैं हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में अगर आप देखें तो फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स लो इंटेंसिटी हैं और रेयर अर्थक्वेक्स हाई इंटेंसिटी हैं। यानी अगर पिछले 100 साल का डेटा देखें एक ख़ास एरिया का, लेट से इस्लामाबाद का, तो मैग्नीट्यूड 8 जो है वो 2 दफ़ा लेट से आया होगा, मैग्नीट्यूड 7 20 दफ़ा आया होगा, मैग्नीट्यूड 6 500 दफ़ा आया होगा, 5 10,000 दफ़ा आया होगा, और 4 जो है वो मे बी 1 मिलियन टाइम्स आया हो। ठीक है, यानी जितना मैग्नीट्यूड नीचे होगा उतना अर्थक्वेक फ्रीक्वेंट होता जाएगा। लो मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक्स कॉमन है, हाई मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक्स रेयर हैं। तो इसका मतलब एक हाई रिटर्न पीरियड का जब अर्थक्वेक की बात आप कर रहे हैं तो आप असल में हाई लेवल ऑफ अर्थक्वेक की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो अब मैं बस ओवरऑल टेक अवे आपके लिए यही इसमें है कि डेफिनेशन प्रोबेबिलिस्टिक होती है। तो हैज़र्ड असेसमेंट के जो रिज़ल्ट हैं वो ऐसे ही हैं जैसे वेदर फोरकास्ट के रिज़ल्ट। यानी आपको ये नहीं बताया जाता कि यहाँ पर बारिश होगी या नहीं होगी, बल्कि ये बताया जाता है कि यहाँ पे बारिश होने का इम्कान 90% है अगले एक दिन के अंदर। बिल्कुल वही मिसाल दी जा सकती कि हम कह रहे हैं कि यहाँ पर 0.5 PGA, यानी अगर मैं किसी साइट का PGA 0.5 क्या देता हूँ, तो बेसिकली मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर अगले 50 साल में इस बात का इम्कान कि PGA 0.5 से नीचे रहे वो 90% है, और 10% ये है कि इससे ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरह जैसे वेदर फोरकास्ट के रिज़ल्ट होते हैं जो प्रोबेबिलिस्टिक फ्रेमवर्क में होते हैं, कोई डिटर्मिनिस्टिक आंसर नहीं होता। जी हाँ, जैसे कि वहाँ पे बताया जा रहा है कि एक दिन में बारिश होने का इम्कान इतना है, तो मैं कह रहा हूँ कि 50 साल में इतना PGA आने का इम्कान इतना है। ठीक है,
सो बिल्कुल उसी तरह मैं फोरकास्ट की शक्ल में हैज़र्ड असेसमेंट के रिजल्ट प्रेजेंट करूंगा एज अ हैज़र्ड एनालिस्ट। अब जाहिर है कि आपके जहन में ये आ गया होगा कि ये जो नंबर आएगा हैज़र्ड असेसमेंट का या जो मैप बनेगा उसमें वो सब चीज़ें अकाउंट होंगी कि कितने फॉल्ट्स हैं, कहाँ कहाँ लोकेट करते हैं और कितने एक्टिव हैं, कितने कम एक्टिव हैं, ठीक है, उनका स्लिप रेट कितना है, पास्ट में वो कितने अर्थक्वेक प्रोड्यूस कर चुके हैं, जो डेटा हमारे पास है उसके मुताबिक, ये सब कुछ अकाउंट होता है। और फाइनली आपके पास फ्यूचर की फोरकास्ट आ जाती है, फ्यूचर की पिक्चर आ जाती है, ठीक है। सो हम बेसिकली पिछले 100 साल का डेटा जो हमारे पास है वो एक तरह का यूज़ कर लेते हैं एज अ बेसिस टू फोरकास्ट फॉर द नेक्स्ट 50 ईयर्स और जितने भी साल हम करना चाहें। सो एक जो चीज़ बीच में आई थी कि हम डायरेक्टली ग्राउंड की एक्सेलरेशन की बात क्यों करते हैं, डिस्प्लेसमेंट की बात क्यों नहीं करते। डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा मीनिंगफुल है, आम समझ आता है कि अगर 1 सेंटीमीटर अर्थ मूव हुआ है तो आपको पता है 1 सेंटीमीटर कितना है, ठीक है। लेकिन एक्सेलरेशन में हम इसलिए करते हैं कि आमतौर पर जो बिल्ट फैसिलिटीज़ अर्थ पर सिचुएट करती हैं आपने उनको डिज़ाइन करना होता है उस शेकिंग के अगेंस्ट, और वो जो आप डिज़ाइन करते हैं उसमें उसके लिए जो फोर्सेस कैलकुलेट करते हैं, जो अर्थक्वेक की वजह से प्रोड्यूस होने वाली इनर्शियल फोर्सेस हैं स्ट्रक्चर्स के अंदर, वो इनर्शियल फोर्सेस मैस ऑफ द स्ट्रक्चर टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ द ग्राउंड से कैलकुलेट की जा सकती हैं। F = ma आप जानते होंगे, न्यूटन सेकेंड लॉ, कि किसी भी मैस को अगर कोई फोर्स F दिया जाए तो वो फोर्स इक्वल होगा F = ma के। तो कोई भी मैस को अगर कोई फोर्स देंगे तो वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा विच इज़ इक्वल टू a। और कन्वर्सली ये भी कहा जा सकता है कि अगर कोई मैस को कोई एक्सेलरेशन दिया जाए तो वो अपने अंदर एक फोर्स डेवलप कर लेगा जो इक्वल होगा ma के। ऐसा ही है ना, इसको इनर्शियल फोर्स कहते हैं। तो अगर एक चीज़ रेस्ट कर रही है, एक बिल्डिंग है वो रेस्ट कर रही है ग्राउंड पे और ग्राउंड को एक एक्सेलरेशन दी जाए तो इसका मतलब है ये ऐसे ही है जैसे आपने अर्थ को तो फिक्स ही रखा बट स्ट्रक्चर पर एक फोर्स लगा दी विच इज़ इक्वल टू मैस ऑफ दैट स्ट्रक्चर टाइम्स दैट ग्राउंड एक्सेलरेशन, ठीक है। सो हम एक तरह का एक्सेलरेशन में इसलिए ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं कि उसको बिल्डिंग के मैस से मल्टीप्लाई करके ईजीली फोर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली a measure of that force which the earthquake will produce in the structure. So ये ज़्यादा easy है हमारे लिए समझना एक्सेलरेशन को कंपेयर टू डिस्प्लेसमेंट। सो इंट्यूटिव तो ये है कि हमें डिस्प्लेसमेंट दिया जाए, बट अगर स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एक्सेलरेशन मेरे लिए ज़्यादा मीनिंगफुल है, बिकॉज एक्सेलरेशन के कम ज़्यादा होने से मुझे पता है कि मेरे एक ख़ास मैस के स्ट्रक्चर में फोर्स कम ज़्यादा हो रही है जो कि उसके डिज़ाइन में इस्तेमाल होगी। सो इसलिए हम एक्सेलरेशन में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। सो मैं स्टार्ट करूँगा ग्लोबल साइज्मिक हैज़र्ड मैप से, कि इस तरह के मैप्स आपको दिखेंगे जो कि पूरी दुनिया का हैज़र्ड बता रहे हैं। अब ये ना तो किसी पास्ट अर्थक्वेक का इंटेंसिटी मैप है, ना ये हिस्टोरिकल अर्थक्वेक्स का रिकॉर्ड आपको दिखा रहा है कि कहाँ पर अर्थक्वेक्स ज़्यादा आते हैं, कहाँ आए हुए हैं पास्ट में और कहाँ कम आए हुए हैं। ये मैप आपको ये दिखा रहा है कि फ्यूचर में किस जगह पर किस लेवल के अर्थक्वेक के आने का चांस कितना है। यानी ये ऐसे ही है जैसे अभी तो खैर ये वाला स्पेसिफिक मैप तो मॉडिफाइड मर्कॉली इंटेंसिटी स्केल पे बना हुआ है, बट आपको पीजीए के मैप आजकल मिलेंगे कि जिसमें पीक ग्राउंड एक्सेलरेशन कलर की शक्ल में शो की गई होगी फॉर अ पर्टिकुलर डेफिनेशन ऑफ साइज्मिक हैज़र्ड। तो अभी ये मैप जो स्पेसिफिकली ये वर्ल्ड मैप है ये तो बनाया गया है एमएमआई स्केल पे। सो एमएम लेस देन 5 और 0 वाइट कलर से शो हो रहे हैं, ठीक है, और एमएम 11 एंड अबव यानी 11 और 10 वो रेड कलर में शो हो रहे हैं। पाकिस्तान जो है वो यहाँ पे है, इसका बड़ा हिस्सा रेड में या ऑरेंज में है या फिर येलो में। सो इसका मतलब है हम उन चंद अनलकी कंट्रीज़ में से हैं जो हाई साइज्मिक हैज़र्ड रखते हैं जहाँ पर फ्यूचर में ज़्यादा अर्थक्वेक आने का चांस है। ये मैप ज़ाहिर है इसके पीछे कोई हैज़र्ड असेसमेंट की स्टडी होगी, बट इसमें जो पैरामीटर यूज़ किया गया वो पीजीए नहीं किया गया, एमएमआई किया गया, ताकि आम लोगों को समझाया जा सके कि कहाँ पे अर्थक्वेक ज़्यादा आ सकते हैं, कहाँ कम आ सकते हैं।
ये मैप अगर आप देखें तो पास्ट अर्थक्वेक जो जहाँ पर आ चुके हैं उनसे मैच करता है। जहाँ पर पास्ट में ज़्यादा आए हैं वहीं पर हैज़र्ड भी फ्यूचर का ज़्यादा है, ठीक है। और इसकी रीज़न भी आपको आइडिया हो गया होगा कि पास्ट डेटा ही असल में फ्यूचर की फोरकास्ट की बेसिस होता है। तो हम पिछले 100 साल का डेटा लेंगे, उसमें जो हज़ारों अर्थक्वेक या लाखों अर्थक्वेक आए हैं उनको यूज़ करेंगे एज अ बेसिस टू फोरकास्ट के फ्यूचर में क्या सिचुएशन होगी। तो जहाँ पास्ट में अर्थक्वेक बहुत कम आए हैं वहाँ फ्यूचर हैज़र्ड भी कम है। जहाँ पास्ट बहुत ज़्यादा आए हैं जैसे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर या जैसे पाकिस्तान है या बाकी कंट्रीज़ हैं, वहाँ फ्यूचर हैज़र्ड भी हाई है। ये एक और हैज़र्ड मैप है, इसमें भी कलर जो है वो असल में पीजीए की वैल्यू या एमएमआई की वैल्यू या जो भी हैज़र्ड का पैरामीटर है उसकी वैल्यू शो कर रहा है, और पाकिस्तान जो है वो हाई हैज़र्ड एरिया में आ रहा है। सो ये एक और मैप है, फॉर एग्जांपल थाईलैंड का एक एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूँ कि इसमें कंटूर लाइंस हैं, और कंटूर लाइन असल में क्या है, पीजीए की वैल्यूज़ हैं। मसलन ये जो अगर लिखा हुआ है तो ये 0.275 जी पीजीए की वैल्यू है, लेकिन ये पीजीए की वैल्यू उसी डेफिनेशन पे बनाई गई है 10% प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंस इन 50 ईयर्स एक्सपोजर पीरियड। तो मैप के साथ ही आपको ये इंफॉर्मेशन भी देनी पड़ेगी कि ये किस रिटर्न पीरियड पर या किस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंस इन कितने ईयर्स पर बनाया गया। तो हम अक्सर इंजीनियरिंग पर्पस के लिए ये करते हैं कि जिन एरियाज़ का पीजीए एक ख़ास रेंज में होता है उसको एक जोन बना देते हैं। सो आम तौर पे जैसे जोन 1 है, जोन 2A है, जोन 2B है, इसका मतलब है इनका इन एरियाज़ का पीजीए एक ख़ास रेंज में है। सो बजाय कि आप हर नुक्ते के ऊपर पीजीए की वैल्यू पिक करें, आप वो जोन बस अपना आपको मालूम होना चाहिए, उस वो फिर जोन जो है वो आपकी किसी भी डिसीजन मेकिंग का हिस्सा बन जाता है। ये यूएस का मैप है, और इसमें भी देखें ये जो नंबर है ये असल में पीजीए की वैल्यू है एज अ मल्टीपल ऑफ जी, ठीक है, और ये ख़ास डेफिनेशन पे बनाया गया। ये एक और मैप है। इसी तरह ये पाकिस्तान के मैप्स हैं जो डिफरेंट 4 मुख्तलिफ स्टडीज़ का कंपैरिजन है, यानी ये 4 मुख्तलिफ हैज़र्ड असेसमेंट्स की गई हैं, उनके ये 4 रिज़ल्ट्स हैं आपके सामने। अब हैज़र्ड असेसमेंट एक हाईली अप्रॉक्सीमेट साइंस है। फ्यूचर अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट करना अगर मुमकिन होता तो इस सारी साइंस की ज़रूरत नहीं थी। ये सारी साइंस है ही इसलिए प्रोबेबिलिस्टिक टर्म्स में कि फ्यूचर अर्थक्वेक प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। सो हम ये एस्टिमेट कर सकते हैं। ये बिल्कुल वेदर की एग्जांपल है कि जिस तरह फ्यूचर वेदर नहीं प्रिडिक्ट किया जा सकता एग्जैक्टली डिटर्मिनिस्टिकली, बिकॉज वेदर की प्रिडिक्शन में अगर आप देखें तो इतने ज़्यादा वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं कि थ्योरेटिकली आप ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि बता सकें कि एग्जैक्टली किसी एरिया में क्या वेदर होगा। वो वेरिएबल्स इतने हैं, जो इनपुट डेटा चाहिए वो इतना ज़्यादा है कि आप नहीं बता सकते। इसकी एक बड़ी स्पेसिफिक रीज़न है। आइडियली अगर हम हर अर्थक्वेक को जो पास्ट में आ चुका है अगर किसी फॉल्ट लाइन से एट्रीब्यूट कर सकते होते तो वाकई वैसा होता जैसे आप कह रहे हैं। यानी देखें ना, एक फॉल्ट लाइन है ऐसे, इस केस में बल्कि ये यूएस का वेस्ट कोस्ट है, तो ये तो हमें पता है कैलिफोर्निया है और सैन एंड्रियास फॉल्ट है। तो उस सैन एंड्रियास फॉल्ट के इर्द गिर्द आने वाले जितने पास्ट अर्थक्वेक हैं हमें पता है वो इसकी वजह से आए हैं। बट ऐसा भी मुमकिन है कि हमें किसी जगह पर ऐसे अर्थक्वेक मिल जाएं जो बज़ाहिर किसी फॉल्ट को एट्रीब्यूट ना किए जा सकते हों। यानी मैं इस पाकिस्तान की मिसाल दूंगा, वो ज़्यादा आपको रिलेट करेगी। ये देखें यहाँ पर एक छोटा सा जोन है जो कि बाकी जिसका कलर बाकी एरिया से डिफरेंट है, ठीक है। और ओवरऑल आपको हर मैप में एक चीज़ तो क्लियर है कि साउथ में और नॉर्थ में कुछ एरियाज़ हैं जिनकी साइज्मिसिटी, जिनका हैज़र्ड ज़्यादा है। तो ओवरऑल तो ट्रेंड आपकी जो मेन प्लेट बाउंड्री गुजर रही है उसको समहाउ फॉलो कर रहा है। बट लेट्स इमेजिन कि ये देखें यहाँ पर एक छोटा सा ये एक जोन है जिसकी साइज्मिक हैज़र्ड बाकी इर्द गिर्द के रीजन से हाई है। अब असल में ये होता है कि हम जब हिस्टोरिकल डेटा अर्थक्वेक्स का इस पर प्लॉट करते हैं ना, तो हज़ारों अर्थक्वेक इसके ऊपर आ जाएंगे, हज़ारों डॉट्स आ जाएंगे। हर डॉट जो है वो किसी फॉल्ट से रिलेट नहीं किया जा सकेगा। आपके पास एविडेंस नहीं होगा कि ये फॉल्ट वाकई उस
ये अर्थक्वेक वाकई उस फॉल्ट से आया है। फॉर एग्जांपल आपके पास बीच में कहीं पे 8-10 अर्थक्वेक का एक जमघटा होगा और वो किसी फॉल्ट से आपको नहीं मालूम होगा कि ये आ सकते हैं, लेकिन वो आए हुए हैं, रिकॉर्ड हुए हुए हैं, आपके डेटा में मौजूद हैं, उनको इग्नोर भी नहीं कर सकते। तो एक तरीका हम ये करते हैं कि हम उनको एक एरिया सोर्स बना देते हैं। हम कहते हैं कि वो जो क्लस्टर है वो एक ऐसा एरिया है जो अर्थ को एक जनरेट करने वाला एरिया है। अब हमें नहीं पता है उसमें फॉल्ट है नहीं है या कितने फॉल्ट हैं, बट दैट इज़ एन एरिया सोर्स। जैसे फॉल्ट लाइन एक लाइन सोर्स है, वो एक लाइन है जैसे आपने कहा, तो वो एक लाइन है जो अर्थ को एक जनरेट कर रही है। उस लाइन के ऊपर और उससे थोड़े डिस्टेंस पे आने वाले सारे अर्थ को एक उसकी वजह से आए हैं। बट ये जो क्लस्टर बनेगा कहीं दरमियान में, जिसको किसी अर्थ को किसी फॉल्ट से एट्रीब्यूट नहीं किया जा सकेगा, हम उसको एरिया सोर्स डिक्लेयर कर देते हैं कि ये एक एरिया है जो अर्थ को एक माजी में प्रोड्यूस करता रहा है और हमें नहीं पता कि ये किस वजह से कर रहा है, बट दिस इज एन एरिया विच इज एक्टिंग एज अ अर्थ को एक सोर्स। ठीक है, तो इसका मतलब है हमारी हैजर्ड असेसमेंट में जो साइज्मिक सोर्सेज कंसिडर होती हैं वो सिर्फ फॉल्ट्स नहीं होते, वो सिर्फ प्लेट बाउंड्रीज नहीं होती, वो एरिया सोर्सेज भी होते हैं। और जाहिर है वो सोर्स जब अपने आप को फ्यूचर में मैनिफेस्ट करेगी हैजर्ड असेसमेंट की शक्ल में, तो आपके पास इस तरह के कंटूर तो आएंगे, दरमियान में कहीं पे ज़्यादा नंबर आ जाएगा, फिर कम हो जाएगा, फिर ज़्यादा हो जाएगा। विच मीन्स कि अगर आप देखा जाए तो मैं असल में हैजर्ड असेसमेंट क्या है, पिछले 100 साल का आपने अर्थक्वेक उठाए और उन्हीं को प्रोसेस करके फ्यूचर में ट्रेंड जो है वो बता दिया कि फ्यूचर में भी यही ट्रेंड रहेगा। और बाय द वे अगर ये तेज़ हो रहे होते, एक्सपीडाइट हो रहे होते या स्लो हो रहे होते तो ये कर सकते थे, हम ऐसा नहीं कर सकते थे। माजी का डेटा फ्यूचर में फोरकास्ट करने के लिए यूज़ ना कर सकते अगर हमें पता होता कि क्या चीज़ें इसको गवर्न कर रही हैं। ठीक है, जैसे कि आम तौर पे थ्योरीज आती रहती हैं। सो लिहाजा मुमकिन है कि यहाँ पर कुछ अर्थक्वेक्स हों, ठीक है, और वो अर्थक्वेक को एक एरिया सोर्स बना दिया गया हो और वो एरिया सोर्स ने इस एरिया की साइज्मिसिटी हैजर्ड को बढ़ा दिया हो, तो ये कंटूर यूँ बन गए। ठीक है, सो लिहाजा जब आप पाकिस्तान की हैजर्ड असेसमेंट की स्टडीज़ भी देखेंगे तो कुछ तो आपको बड़े अच्छे ट्रेंड नज़र आएंगे जो फॉल्ट लाइन को रिलेट कर रहे होंगे, कुछ आपको ट्रेंड नज़र नहीं आएंगे। ठीक है, उनकी रीज़न ये होगी कि हमने समहाउ उनको अप्रॉक्सीमेटली अकाउंट किया है उन अर्थक्वेक्स को जो पास्ट में आ चुके हैं। अब ये हैजर्ड असेसमेंट का जो प्रोसीजर है ये भी वक्त के साथ इवॉल्व हुआ है। तो यही वजह है कि जो पास्ट अर्थक्वेक, पास्ट हैजर्ड असेसमेंट की स्टडीज़ थी, उनके रिज़ल्ट में और अभी के रिज़ल्ट में फ़र्क आ जाता है। ऐसा नहीं है कि हैजर्ड तब्दील हो रहा है, हमारी अंडरस्टैंडिंग उसके बारे में तब्दील हो रही है, ज़्यादा एक्यूरेट होती जा रही है। 2007 में बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान बनाया गया। 2005 के बाद अर्जेंटली मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग ने ये टास्क लिया कि वो नया बिल्डिंग कोड बनाएगी, तो 2 साल की एफर्ट के बाद 2007 में बनाया गया। उसमें नेस्पाक को ये टारगेट दिया गया कि आपने पूरे कंट्री की हैजर्ड एनालिसिस करना है और एक नया मैप जनरेट करना है जो कि बिल्डिंग कोड में डलेगा और वो आगे की सारे डिसीजन मेकिंग में एज अ बेसिस इस्तेमाल होगा। ये वो मैप है, जाहिर है कि इसको रीड्रॉ किया गया है, वैल्यूज़ लेकिन वही हैं। बाद में फिर ये 2006 की एक और स्टडी है, पीएमडी की 2007 की स्टडी में ये रिजल्ट्स आ गए। यानी ये चारों डिफरेंट हैजर्ड असेसमेंट्स को अगर एक ही स्केल पे प्लॉट किया जाए तो ये कंपैरिजन बनता है। तो इसमें आप देखें कोई स्टडी ज़्यादा वैल्यू दे रही है, कोई कम दे रही है, कुछ स्टडी कुछ ख़ास एरियाज़ को ज़्यादा दे रही है, कुछ ख़ास एरियाज़ को कम दे रही है। बट ओवरऑल ट्रेंड यही है कि एक हमारे यहाँ हाई हैजर्ड रीजन है नॉर्थ में और एक है बलूचिस्तान में, अपर बलूचिस्तान में, फिर एक यहाँ पर भी है, ये मकरान सबडक्शन जोन की वजह से है। हर स्टडी में थोड़ा बहुत आइडेंटिफाई हुआ है सिवाय इस स्टडी के। सो इस तरह का जो मैप है ये हैजर्ड मैप कहलाता है। इसमें आप कंटूर्स भी बना सकते हैं और चाहें तो कलर कोडिंग भी कर सकते हैं। अब ये वैल्यूज़ क्या हैं, पीजीए की वैल्यूज़। मसलन इस कलर का मतलब है कि आपका पीजीए 0.2G से लेके 0.3G के बीच में है। ठीक है, सो ये इस स्पेसिफिक स्टडी से ये मैप लिया गया है और जाहिर है कि इसकी भी एक फिक्स डेफिनेशन होगी। फॉर एग्जांपल 10% प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंस इन 50 ईयर्स। ये वो मैप है जो अभी रिसेंटली हमारी नस्ट की स्टडी ने बनाया है
और उसमें 10% प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंस इन 50 ईयर्स के लिए पीजीए की वैल्यूज़। अब ये देखें, ये मैप ऐसा है, इससे तो ज़्यादा क्लियर नहीं होगा आइडिया। 2% प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंस में अगर आप देखें तो ये मैप चूँकि ज़्यादा रिफाइंड एनालिसिस मेथडोलॉजी यूज़ करके बनाया गया है, तो इसमें वो जो फॉल्ट्स का इफ़ेक्ट है, जो लोकल साइज्मोटेक्टोनिक एनवायरनमेंट का इफ़ेक्ट है, वो ज़्यादा क्लियरली विजिबल है। आप देख सकते हैं कि ये देखिए यूँ फॉल्ट लाइंस हैं, ये फॉल्ट लाइंस हैं जिनका इफ़ेक्ट हाई हैज़र्ड की शक्ल में कलर डिफरेंट होने से नज़र आ रहा है। तो फॉल्ट लाइंस इसमें दिखाई नहीं गई, बट फ्यूचर फोरकास्ट जब की गई, हैज़र्ड बताया गया, तो उसमें फॉल्ट्स का इफेक्ट नज़र आ रहा है। ठीक है, ओवरऑल ट्रेंड वही है कि मेन प्लेट बाउंड्री जो गुजर रही है उसके अलॉन्ग हैज़र्ड ज़्यादा है और उससे दूर होते जाएँ तो हैज़र्ड कम है, लेकिन इंडिविजुअल फॉल्ट्स का इफेक्ट भी है। चमन फॉल्ट फॉर एग्जांपल, ये देखिए यूँ आ रहा है, तो चूँकि मैप हमने सिर्फ पाकिस्तान के लिए इसको जनरेट किया है, हाई हैज़र्ड है बलूचिस्तान के अपर एरिया में। फिर इसी तरह यहाँ नॉर्थ में देखें, एजे के कंप्लीट जो है वो हाई हैज़र्ड में आ रहा है, वैल्यूज़ बहुत हाई जा रही हैं, देखें यहाँ पे इवन 1G से भी ज़्यादा जा रही हैं। किसी भी स्ट्रक्चर के ऊपर या किसी ऑब्जेक्ट पे चलें, 1G एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर देने का क्या मतलब है फिज़िकली, अगर आप इसको समझें। ये अर्थ है, इसके ऊपर मैंने एक मैस रख दिया है m, और मैं अर्थ को एक्सेलरेट करता हूँ 1G एक्सेलरेशन से। तो इसका मतलब ये है कि जो फोर्स इस स्ट्रक्चर को एक्सपीरियंस होगी या इस मैस को एक्सपीरियंस होगी वो कितनी होगी, F इज इक्वल टू ma, m तो m ही है और a कितना है 1G, mg क्या होता है, मैस मल्टीप्लाई बाय g क्या होगा, वेट। इसका मतलब ये हो कि 1G वो एक्सेलरेशन है जो एक मैस को के ऊपर उतनी फोर्स जनरेट करेगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जितना उसका अपना वेट है वर्टिकल डायरेक्शन में, उस पर उसके ऊपर जो फोर्स एक्सपीरियंस होगी। यानी मैं एक मैस को सरफेस पे रख के 1G एक्सेलरेशन दे दूं या उसको एक्सेलरेशन देने की बजाय एक फोर्स लगा दूं इक्वल टू इट्स ओन वेट, दोनों बातें बराबर हैं, दोनों इफेक्ट बराबर हैं। ठीक है, बिकॉज अगर यानी ये 1G का मतलब है, तो 1G को जब आप यहाँ पे कलर में देखें तो इससे ये ज़हन में लाएं कि ये इस लेवल का अर्थक्वेक है कि ये किसी स्ट्रक्चर पर उतनी फोर्स लगा देगा जितना उसका अपना वेट है। अगर वो स्ट्रक्चर एक रिजिड स्ट्रक्चर है, एक 1 स्टोरी बिल्डिंग है फॉर एग्जांपल, बड़ा रिजिड है। हाँ, अगर स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल है, वो स्वे हो सकता है, फिर कहानी डिफरेंट है। बट एक रिजिड ऑब्जेक्ट जो अर्थ पे में सिचुएट हुआ है, एक रॉक है जैसे, उस रॉक को जो फोर्स एक्सपीरियंस होगी वो अपने वेट के बराबर होगी अगर 1G एक्सेलरेशन आ जाए तो। ठीक है, सो 0.5G अब आप खुद सोच लें कि उसका हाफ 0.25G फॉर एग्जांपल। सो हैज़र्ड असेसमेंट के प्रोसेस को मैं बस चलें यूँ समझ लें कि 5-10 मिनट में एक्सप्लेन करता हूँ कि बिकॉज ऑल्दो ये बड़ा डिटेल्ड प्रोसेस है, सो मैं ये सारी डिटेल स्किप करता हूँ और डायरेक्टली एक फिगर पे चला जाता हूँ। वो ये फिगर है फॉर एग्जांपल ये और इससे आगे भी, कि मेरे पास एक पूरा स्टडी एरिया है और मेरी एक साइट है, ये जो पॉइंट है। हैज़र्ड असेसमेंट का मकसद ये है कि स्टडी एरिया में जितने साइज्मिक सोर्सेज हैं, फॉल्ट्स हैं, और अब आप जानते हैं कि एरिया सोर्सेज भी होते हैं, फॉल्ट्स और एरिया सोर्सेज और सबको मिला के जो भी मेरी साइट के ऊपर आने वाला पीजीए है वो मुझे बताया जाए। और ये काम अगर हर साइट के लिए कर लिया जाए, हर पिक्सल के लिए कर लिया जाए, तो मैप बन जाएगा। ठीक है, सो हैज़र्ड असेसमेंट का ये ओवरऑल गोल है। तो जो जैसे मैंने आपको बताया कि पीजीए का एक फिक्स नंबर नहीं आता, बल्कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंस वर्सेस पीजीए का एक पूरा रिलेशनशिप आ जाता है, जिसमें अगर मैं लो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंस उठाऊं तो पीजीए हाई आ जाएगा, हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंस उठाऊं तो पीजीए लो आ जाएगा। तो इस किस्म की कर्व को, जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंस वाई एक्सिस पे होती है और पीजीए की वैल्यू एक्स एक्सिस पे होती है, इसको कहते हैं हैज़र्ड कर्व। ठीक है, यानी देखें इसमें मैंने ये फैसला किया कि मैं 10% प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंस पे डिज़ाइन करूँगा, तो मुझे कम पीजीए पर डिज़ाइन करना होगा। लेकिन अगर मैं फैसला करूँगा मुझे 2% प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंस पे डिज़ाइन करना है, तो फिर इसके कॉरस्पॉन्डिंग पीजीए हाई होगा। ठीक है, तो एक तरह की ये डाउनवर्ड जाती हुई कर्व होगी जिसको हैज़र्ड कर्व बोलते हैं।
तो आइडियली असल में हर साइट के ऊपर इस एनालिसिस के नतीजे में हैज़र्ड कर्व ही आती है। फिर बाद में आप ये करते हैं कि एक फिक्स डेफिनेशन उठाते हैं जैसे 10%, और उस 10% के कॉरिस्पॉन्डिंग पीजीए पिक कर लेते हैं हर साइट पे, क्योंकि हर साइट की कर्व आ जाएगी ना आपके पास, हर साइट के कर्व आ जाएगी। तो एक ही 10% के कॉरिस्पॉन्डिंग हर कर्व से नंबर उठा लेते हैं और वो मैप की शक्ल में प्लॉट करते हैं, तो वो 10% का मैप बन जाता है। इसी तरह 2% का भी बना सकते हैं। सो जैसे ये मैंने आपको दिखाए जो 2 मैप हमने बनाए हैं रिसेंटली, ये 10% का मैप है, ठीक है। ये लो नंबर्स हैं, इसमें देखें मैक्सिमम नंबर 0.7 जी तक जा रहा है, लेकिन 2% का मैप बनाया तो मैक्सिमम नंबर 1.3 जी तक जा रहा है, ठीक है। सो अगर कोई इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो कहता है, जिसका डिज़ाइनर कहता है कि मैं सिर्फ 2% रिस्क अलाउ करूँगा, वो ये मैप यूज़ करे, और कॉमन जो स्ट्रक्चर्स हैं वो ये मैप यूज़ करें। दोनों आपको किसी एक साइट के ऊपर पीजीए दे देंगे, ठीक है। सो ये तो हो गया ओवरऑल हैज़र्ड असेसमेंट में क्या इनपुट होता है और क्या आउटपुट होता है। इनपुट क्या होती हैं? सारी साइज्मिक सोर्सेज, जितने फॉल्ट्स हैं, उनका स्लिप रेट, उनकी ज्योमेट्री, उनकी एक्सटेंट, कहाँ से कहाँ तक हैं वो, ठीक है। यानी एक तरह का पूरा स्टडी एरिया मॉडल करते हैं अपने प्रोग्राम में, ठीक है, और एनालिसिस रन करते हैं सारे इनपुट दे के, और प्रोग्राम प्रोबेबिलिस्टिकली कंप्यूट करता है एक एक नुक्ते के ऊपर हर साइज्मिक सोर्स से आने वाला पीजीए यानी हैज़र्ड कर्व, ठीक है। सो ये 4 इसके स्टेप्स हैं हैज़र्ड असेसमेंट के। पहले स्टेप में हम साइज्मिक सोर्सेज आइडेंटिफाई करते हैं। मैंने इस्लामाबाद का पीएसएचए करना है, तो मैं पूरे 300 किलोमीटर रेडियस में जितने फॉल्ट्स हैं, जितने एरिया सोर्सेज बन सकते हैं मुमकिना तौर पे, वो आइडेंटिफाई करूँगा। उसके लिए साइज्मोलॉजिस्ट होते हैं, उनके लिए डिटेल पेलियो साइज्मिक स्टडीज़ होती हैं। कई दफ़ा एग्जिस्टिंग फॉल्ट्स को डिग आउट करके वहाँ से हिस्टोरिकल डेटा निकालना पड़ता है। तो 300 तो मैंने एग्जांपल दिया है, डिपेंड करता है कि आपका वो क्या रेडियस है जिसको आप एज्यूम करते हैं कि ये मेरे साइट पर हैज़र्ड को कंट्रोल कर सकता है। सो 300 किलोमीटर इज़ अ गुड नंबर के यार इससे दूर अगर अर्थक्वेक आएगा तो शायद वो मेरी साइट पर कोई ख़ास डैमेज प्रोड्यूस ना कर सके। तो इसको कहते हैं बफर जोन। अगर पाकिस्तान के लिए हैज़र्ड असेसमेंट करेंगे तो आधा अफ़गानिस्तान भी शामिल होगा और आधा ईरान भी शामिल होगा और इधर से आधा इंडिया भी शामिल होगा। इसी तरह साउथ से पूरा मकरान सबडक्शन जोन शामिल होगा, नॉर्थ से भी आप आगे जाएंगे, तो एक बफर जोन आप ले लेते हैं। सो पहला स्टेप है कि आप सारे साइज्मिक सोर्सेज आइडेंटिफाई करें, उनके जितने इनपुट पैरामीटर्स हैं वो आपके इल्म में होने चाहिए। सो अब ये पहला स्टेप बजाते खुद एक डिटेल्ड साइज्मोलॉजिकल स्टडी है, ठीक है। इसके लिए आपको साइट पे भी जाना पड़ सकता है, आपको हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स देखने पड़ सकते हैं। स्टेप 2 ये है कि अब एक एक साइज्मिक सोर्स जो आपने आइडेंटिफाई की है वो ये मालूम करें कि कितनी एक्टिव या कितनी कम एक्टिव है। इसका भी तो रोल होना चाहिए ना फाइनल नंबर की प्रिडिक्शन में, कि कोई फॉल्ट कितना एक्टिव है, कितना रिकरेंस लेवल है उसका, वो कितने फ्रीक्वेंटली अर्थक्वेक प्रोड्यूस करता है या कितना रेयरली अर्थक्वेक प्रोड्यूस करता है। तो सेकंड स्टेप ये है कि एक एक साइज्मिक सोर्स को स्टडी करके उसका हिस्टोरिकल डेटा कि कितने अर्थक्वेक पास्ट 100 ईयर्स में इसने प्रोड्यूस किए हैं और इसका क्या रिकरेंस रेट है, वो सब क्वांटिफाई किया जाता है। स्टेप 3 में ये देखा जाता है कि वो साइज्मिक सोर्सेज आपकी साइट से कितनी दूर हैं, बिकॉज हमें पता है कि अगर मैं फॉल्ट लाइन के करीब लाई कर रहा हूँ तो मेरा हैज़र्ड हाई होगा, दूर कर रहा हूँ तो हैज़र्ड लो होगा। ये चीज़ अकाउंट की जाती है एक रिलेशनशिप से जिसको कहते हैं अटेनुएशन रिलेशनशिप या GMPE, ग्राउंड मोशन प्रिडिक्शन इक्वेशंस। GMPE नाम से ही जाहिर है कि ये ग्राउंड मोशन को प्रिडिक्ट करती हैं एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस। तो ये जो स्टेप 3 है ये इस बात को अकाउंट करेगा कि फ़लाँ साइज्मिक सोर्स आपसे दूर है, फ़लाँ नज़दीक है, लिहाजा फ़लाँ का कम होना चाहिए कंट्रीब्यूशन, फ़लाँ का ज़्यादा होना चाहिए। चौथे स्टेप में आप इन तीनों इंफॉर्मेशन को कंबाइन करते हैं और अपनी साइट के ऊपर हैज़र्ड कर्व प्लॉट करते हैं, जो कि क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंस वर्सेस PGA या जो भी हैज़र्ड का पैरामीटर है। सो मैं रिपीट करता हूँ, यानी वन लाइनर क्या होगा PSHA का, सारी साइज्मिक सोर्सेज आपने आइडेंटिफाई करनी है,
कोई इंपॉर्टेंट फॉल्ट आपसे मिस ना हो जाए। हर फॉल्ट का ज्योमेट्री, उसका स्लिप रेट, उसका पूरी जो फीचर्स हैं वो आपके इनपुट होंगे। सेकंड स्टेज में आप ये देखेंगे कि कोई फॉल्ट हिस्टोरिकल डेटा से मालूम होगा कि कितना एक्टिव या कितना कम एक्टिव है, ये क्वांटिफाई हो जाएगा। थर्ड स्टेज में ये क्वांटिफाई हो जाएगा कि कौन सा फॉल्ट आपकी साइट से कितना दूर है, ठीक है, और लिहाजा उस दूरी की वजह से उसके इफेक्ट में कितनी कमी होनी चाहिए, और कितना करीब है यानी उसके इफेक्ट में कितना इजाफा होना चाहिए। ये तीन इंफॉर्मेशन यूं समझ लें कि कंबाइन होती हैं, ठीक है। ये तीन बेसिक पिलर्स हैं PSHA के, ये कंबाइन होते हैं मैथमेटिकली प्रोबेबिलिस्टिक फ्रेमवर्क में, जो कि मैं सारा स्किप करूंगा। और फाइनली आपके पास इन तीन इंफॉर्मेशन से एक चौथी इंफॉर्मेशन आ जाती है, जो कि है कि कितनी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंस पे मेरी साइट पर कितना PGA प्रोड्यूस होगा। और ये काम अगर हर साइट के लिए कर लिया जाए, स्टडी एरिया में मौजूद हर पिक्सल के लिए कर लिया जाए, तो मैप बन जाएगा। अगर एक साइट के लिए करेंगे तो एक कर्व आ जाएगी उसी साइट की, ठीक है। तो ये काम एक साइट के लिए भी किया जा सकता है, किसी एक इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग के लिए, और ये पूरे स्टडी एरिया के लिए पिक्सल बाय पिक्सल किया जा सकता है विद अ रेजोल्यूशन उस मैप की, और वो पूरा मैप बनाया जा सकता है। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमें पता है कि जितनी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंस रिड्यूस होगी उतना PGA हाई होगा। जितना मैं कम रिस्क अलाउ करूंगा मुझे उतने हाई PGA पे डिज़ाइन करना पड़ेगा, ठीक है। सो मैं अब इनकी अकेली की जो डिस्क्रिप्शन है वो सारी स्किप करता हूं कि हम जब अकेले फॉल्ट्स को देखते हैं तो क्या चीज़ें ज़हन में रखते हैं, पाकिस्तान में कौन से फॉल्ट्स हैं, वो सब अब इसको स्किप करते हैं और एंड की तरफ जाते हैं। ये देखें कि अब हिस्टोरिकल डेटा है मैग्नीट्यूड 5+ का पाकिस्तान के लिए। सो अब ये जो डेटा है ये मेरा इनपुट है, ये मेरी बेसिस है, ये मालूम करने का कि किन फॉल्ट्स ने पास्ट में कितने अर्थक्वेक प्रोड्यूस किए हुए हैं, वो कितने एक्टिव हैं। तो ये जो डॉट्स नज़र आ रहे हैं ये मेरा वो बेसिक रॉ डेटा है जो मेरे एनालिसिस में एज एन इनपुट जा रहा है, और एनालिसिस इसको प्रोसेस करके फ्यूचर की फोरकास्ट का मैप दे रहा है। सो ये 6+ हैं, देखें ना आप, इसमें पता चल रहा है 5+ कितने ज़्यादा हैं और 6+ कितने कम हैं। इसका मतलब है कि जैसे जैसे मैग्नीट्यूड बढ़ता है एक्सपोनेंशियली आपका जो नंबर है वो कम होता है, अर्थक्वेक्स की तादाद कम होती है, ठीक है। सो जैसे मैंने ये मेन जो है ये मेन प्लेट बाउंड्री है, बट ये एग्जैक्टली कोऑर्डिनेट्स के मुताबिक नहीं बनी हुई, ये अप्रॉक्सीमेटली बनाई गई है। एक्चुअल बाउंड्री पाकिस्तान में यहाँ से एंटर होती है और फिर कुछ ये इस तरह से जाती है। लेकिन जो टेक्टोनिक फीचर्स हैं वही आपको बता रहे हैं कि बाउंड्री कैसे जा रही है। आप ये देख सकते हैं, ये पैटर्न है, एक माउंटेनियस रेंज है एक पूरी, ठीक है। सो ये अप्रॉक्सीमेटली ब्लू लाइन से बाउंड्री दिखाई गई है, ठीक है, स्पेसिफिक मैप में, एग्जैक्ट नहीं है। ये देखें लेस देन 30 किलोमीटर डीप अर्थक्वेक्स किसी भी मैग्नीट्यूड के दिखाए गए हैं पाकिस्तान और सराउंडिंग रीजन्स में। ये ग्रेटर देन 150 किलोमीटर डीप यानी वेरी डीप अर्थक्वेक्स जो हैं सारे के सारे मोस्टली हिंदू कुश रीजन में कॉन्सेंट्रेटेड हैं। इसकी भी एक ख़ास वजह है, जाहिर है कि ये क्यों यहीं पे बार बार आते हैं, ये साइज्मोटेक्टोनिक रीजन्स हैं इसकी, ठीक है। यहाँ पर एनवायरनमेंट ऐसा है कि ये बार बार डीप अर्थक्वेक्स का बाइस बनता है। फिर ये हैज़र्ड असेसमेंट की फिर मैं ये सारी डिटेल स्किप करूँगा। ये असल में ये है कि आप देखें पास्ट अर्थक्वेक्स के पैटर्न्स को देख के एरिया सोर्सेज बनाए जा रहे हैं कि अच्छा इतने एरिया को एक सोर्स डिक्लेयर कर देते हैं या इतने एरिया को एक सोर्स डिक्लेयर कर देते हैं। जिधर पास्ट अर्थक्वेक बहुत कम आए हैं वहाँ एक बड़ा सा सोर्स बना दिया, जहाँ बहुत ज़्यादा आए हैं वहाँ छोटे छोटे सोर्सेज बना दिए। सो अब स्किप करूँगा इस सारी डिटेल को। फिर सेकंड में हम एक एक सोर्स को देखते हैं कि वो कितनी एक्टिव है या कितनी कम एक्टिव है। उसके लिए भी अलग मेथड्स हैं हमारे, वो मैं सब स्किप करता हूँ। ये पास्ट अर्थक्वेक सी को देख के असल में फैसला होता है। अगर एक फॉल्ट लाइन है जो यूं जा रही है तो उसके बफर रीजन में जितने अर्थक्वेक होंगे वो जाहिर है उसी के प्रोड्यूस किए हुए होंगे, तो वो उतनी एक्टिव डिक्लेयर होगी एज अ रिजल्ट। थर्ड में हम ये देखते हैं कि कोई सोर्स हमारी साइट से कितनी दूर है या कितनी करीब है, उसका इफेक्ट अकाउंट कर लेते हैं।
तो इस तरह का एक रिलेशनशिप होता है जिसको अटेनुएशन रिलेशनशिप बोलते हैं या GMPE बोलते हैं, ग्राउंड मोशन प्रेडिक्शन इक्वेशन। इसकी जनरल फॉर्म यही है कि अगर मेरी अर्थक्वेक और साइट के दरमियानी फासला कैपिटल R है, तो PGA को अगर मैं R के विद रिस्पेक्ट प्लॉट करूंगा तो ग्राफ नीचे को आएगा, यानी जितना मेरा R बढ़ता जा रहा है उतना मेरी साइट पर PGA कम होता जा रहा है। ठीक है, सो इस अर्थक्वेक की वजह से जो मेरी साइट पर PGA आएगा वो R के विद रिस्पेक्ट PGA को अगर प्लॉट किया जाए तो लाइन नीचे को आएगी कि 10 किलोमीटर अगर फासला होगा तो हाई PGA एक्सपीरियंस होगा मेरी साइट पे, 100 किलोमीटर होगा तो कम PGA एक्सपीरियंस होगा। तो इस तरह के रिलेशनशिप्स असल में ये अकाउंट करते हैं कि किसी सोर्स का दूर होने से कितनी तेज़ी से उसकी PGA रिड्यूस होती है। ठीक है, और लास्ट स्टेज है कि जिसमें इन तीनों इन्फॉर्मेशन को कंबाइन करके ये फाइनल हैज़र्ड कर्व है जो आपकी साइट पे बनाई जाएगी। और अगर ये काम हज़ारों साइट्स के लिए कर लें, पूरे कंट्री के लिए कर लें, तो मैप बन जाएगा। सो अब ये प्रोसेस मैं एक्सप्लेन नहीं करता, बट डायरेक्टली मैं आपको कुछ मैप्स अब दिखाता हूँ। जैसे ये मैंने दिखाया ऑलरेडी कि ये हैज़र्ड मैप है इस डेफिनेशन पे, ये हैज़र्ड मैप ही है पाकिस्तान का दूसरी डेफिनेशन पे। ठीक है, सो अब आप जो भी यूज़ करना चाहें। सो अगर आप एक बहुत कॉमन किस्म का स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर रहे हैं तो इस मैप पे डिज़ाइन करेंगे, और अगर बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, हॉस्पिटल है, कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट है, डैम है, तो इस मैप पे डिज़ाइन करेंगे, बिकॉज आप कम रिस्क एक्सेप्ट करेंगे। तो ये वो चीज़ है जो डिज़ाइनर शुरू में ही क्लाइंट के साथ बैठ के एग्रीड अपॉन क्राइटेरिया रख लेता है। ठीक है, और पॉलिसी मेकर को भी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। ठीक है, कि डिफरेंट डिसीजंस डिफरेंट डेफिनेशंस पे किए जा सकते हैं या डिफरेंट लेवल्स ऑफ हैज़र्ड पे किए जा सकते हैं। लेफ्ट साइड पे लो लेवल है, राइट साइड पे हाई लेवल है। ठीक है, सो अगर इंपॉर्टेंट डिसीजन है, क्रिटिकल डिसीजन है, लोगों की लाइफ से रिलेटेड डिसीजन है, तो मे बी राइट वाले मैप पे किया जाएगा, हाई PGA पे किया जाएगा, और अगर कॉमन डिसीजन है तो लेफ्ट पे किया जाएगा। बिल्कुल आएगा। अगर आप राइट पे करेंगे तो जाहिर है आपकी इमारत महंगी बनेगी, लेकिन ये तो वो चीज़ है जो क्लाइंट के साथ आप पहले सेटल कर चुके हैं। ठीक है, सो आजकल हमारे यहाँ एक नई साइज्मिक डिज़ाइन फ़िलॉसफी पिछले 20 सालों से चल रही है, जिसको कहते हैं परफॉर्मेंस बेस्ड साइज्मिक डिज़ाइन। वो ये है कि आप पहले से ही फिक्स डिज़ाइन नहीं करके देते क्लाइंट को। क्लाइंट से पहले ये पूछते हैं कि आप किस तरह का डैमेज एक्सेप्ट कर सकते हैं अपनी बिल्डिंग का, किस लेवल पे। अगर वो कहता है कि मैं कश्मीर 2005 अर्थक्वेक वाले लेवल पर कोई डैमेज नहीं होने दूंगा अपनी बिल्डिंग को, तो आप कहेंगे ठीक है, इसका फिर ये डिज़ाइन बनेगा, लेकिन ये कॉस्टली होगा। ठीक है, और अगर वो कहता है कि नहीं, अच्छा माइनर डैमेज मैं अलाउ करूंगा उस लेवल पे, लेकिन जो फॉर एग्जांपल किसी लो लेवल पर बिल्कुल डैमेज अलाउ नहीं करूंगा, कश्मीर 2005 पर चले माइनर डैमेज अलाउ करूंगा, तो फिर ज़ाहिर है डिज़ाइन कम PGA पर होगा, थोड़ा सस्ता डिज़ाइन होगा। तो अब परफॉर्मेंस बेस्ड डिज़ाइन में डिज़ाइनर और क्लाइंट एक बड़ी मीनिंगफुल डिस्कशन कर सकते हैं, जो पहले मुमकिन नहीं थी। पहले सिर्फ कोड कंप्लायंस थी कि जो बिल्डिंग कोड में आ गया डिज़ाइनर वो फॉलो करेगा, आपको कबूल है या नहीं कबूल। लेकिन अभी ये है कि आप खुद से जो डिज़ाइन का क्राइटेरिया है वो खुद से डिसाइड कर सकते हैं पहले से। ठीक है, और फिर उस क्राइटेरिया को पूरा करके आप डिज़ाइन दे देंगे। इस फिलॉसफी को परफॉर्मेंस बेस्ड डिज़ाइन कहते हैं। असल में पहले तो मैं फ़ौरन इसके जवाब में ये कहूँगा कि यही तो वो वजह है कि जिसके लिए मैं ओपन हुआ हूँ सोशल साइंटिस्ट के लिए। वरना आम तौर पे इंजीनियरिंग के लोग तो अपने डोमेन में रहते हैं, वो तो समझ ही नहीं पाते कि असल मसले क्या हैं। आप उस क्लाइंट को अगर कन्विंस करना चाहते हैं कि वो थोड़े पैसे ज़्यादा दे दे सेफ्टी के लिए, तो क्या इंजीनियरिंग डोमेन में कन्विंस कर सकते हैं? क्या ये फार्मूले दिखा के कन्विंस कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। ये जानना कि वो किस बात पे अपना डिसीजन की बेसिस रख रहा है, वो कौन क्वांटिफाई करता है? आप लोग। वो मैं तो नहीं करूँगा ना। रिस्क परसीव करने के उसके क्या पैरामीटर्स हैं, उसके डिसीजन मेकिंग में क्या उसके जो चीज़ें हैं, वो तो आप लोग क्वांटिफाई करते हैं। तो लिहाजा इंजीनियर तो कभी भी अपनी डोमेन में रहते हुए उसको कन्विंस नहीं कर पाएगा। वो तो 1 रुपया ज़्यादा नहीं उससे
उसके लिए उसको कन्विंस कर पाएगा। लेकिन ये तो मैंने स्टार्टिंग बात की। अब अगर आप मुझे क्वांटिफाई करने का कहती हैं, डिज़ाइनर अगर चाहे तो सिर्फ 10% कॉस्ट में इजाफे के साथ बड़ा हाईली सेफ किस्म का डिज़ाइन दे सकता है। ये अब असल में एक्सपर्टीज़ है उस डिज़ाइनर की। अगर वो बिल्कुल एक यूँ समझ लें कि स्टार्टिंग किस्म का बंदा है या ज़्यादा चीज़ें जानता नहीं है, तो हो सकता है कि वो कॉस्ट में 50% तक इजाफा करवा दे क्लाइंट का, और जाहिर है कि कोई क्लाइंट इसको नहीं मानेगा, ठीक है ना। अगर मतलब 10 लाख उसका खर्चा हो रहा है, 15 लाख पे कोई नहीं मानेगा, लेकिन 11 लाख पे मान जाएंगे लोग। सो अगर डिज़ाइनर समझदार है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में सिर्फ 10% इजाफे के साथ एक बिल्डिंग अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बनाई जा सकती है। और आजकल तो जितनी लेटेस्ट साइज्मिक डिज़ाइन फ़िलासफ़ीज़ आ रही हैं, इवन दोनों चीज़ें हासिल की जा सकती हैं एक ही वक्त में, इकोनॉमी भी और साइज्मिक सेफ्टी भी। यानी आप सिंपल एग्जिस्टिंग डिज़ाइन में चंद चेंजेस करके, जो हो सकता है इवन कमी का बायस ही बन जाए प्राइस में, इवन ये चेंजेस करके भी साइज्मिक डिज़ाइन साइज्मिकली सेफ बना सकते हैं। लेकिन आम तौर पे 10% का इजाफा कहा जाता है कि अगर आपने स्पेशल साइज्मिक प्रोविजंस फॉलो करनी है तो आप एक 10% का ऊपर लगा लें हिसाब के, वो लगेगा, ठीक है। लेकिन अब ये केस टू केस वेरी करता है ये चीज़, बिल्कुल। सो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप कन्विंस करें ओनर को कि ये जो बिल्डिंग आप अपने पूरी जमा पूंजी से बना रहे हैं, ये आपका मकबरा बन सकता है फ्यूचर में। ये कन्विंस करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बनिस्बत बाकी सारी चीज़ों के। अगर जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, हमारी टेक्नोलॉजीज़ ग्रास रूट लेवल तक अगर ट्रांसफ़र ही नहीं हो सकती तो फिर उनका दे आर ऑफ नो यूज़ या लिमिटेड यूज़, ठीक है ना। फिर हम अपनी टेक्नोलॉजी में तो इजाफा कर रहे हैं बट वो ट्रांसफ़र नहीं हो रहा जो उसका अल्टीमेट रिज़ल्ट है। सो अब मैं ये भी स्किप करता हूँ, एंड की तरफ जाते हैं। आखिरी 5-10 मिनट में मैं कुछ चैलेंजेस देखता हूँ जो मैंने इस सारे प्रोसेस में आइडेंटिफाई किए हैं। मैं पाकिस्तान का हैज़र्ड असेसमेंट 2 या 3 दफ़ा कर चुका हूँ और अभी एक दफ़ा फिर कर रहा हूँ, बिकॉज ये ऑन गोइंग प्रोसेस है। मुझे हर दफ़ा पता चलता है कि अच्छा फ़लाँ फॉल्ट हमने काउंट कर लिया था बट वो तो एक्टिव इतना नहीं है, उसको निकालना चाहिए। फ़लाँ काउंट नहीं किया था, वो काउंट करना चाहिए। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान अपना फॉल्ट का एक मॉडल बना रहा होता है, कई दफ़ा उससे कोलैबोरेट करते हैं हम। नया बिल्डिंग कोड बनाने के लिए 2021 में हमने एक और हैज़र्ड असेसमेंट किया है जिसके रिज़ल्ट अभी बिल्डिंग कोड में डल जाएंगे। तो ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हैज़र्ड की पिक्चर हमें मिलती रहती है। और अक्सर ये होता है कि नई पिक्चर में हैज़र्ड का नंबर ज़्यादा हाई होता है कंपेयर टू प्रीवियस पिक्चर। इसलिए नहीं कि हैज़र्ड बढ़ जाता है, इसलिए कि हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है और हम ज़्यादा बेहतर देख सकते हैं, एक्यूरेसी ज़्यादा हो जाती है। बिल्कुल, नई से नई मेथडोलॉजीज आती रहती हैं। फिर इसमें कई और आगे फ्रंटियर्स भी हैं। सिर्फ हैज़र्ड असेसमेंट पे बात ख़त्म नहीं हो जाती। फॉर एग्जांपल एक सिर्फ लफ्ज़ आपको बता देता हूँ, डी एग्रीगेशन कहीं पे आया था स्लाइड्स में। डी एग्रीगेशन एनालिसिस ये प्रोसेस है कि ये मालूम किया जाए कि अगर मेरी साइट पर 0.5G लेट से आ गया PGA, इस 0.5G का कितना हिस्सा फ़लाँ फॉल्ट से आ रहा है और कितना हिस्सा फ़लाँ फॉल्ट से आ रहा है। ये इंफॉर्मेशन इस एनालिसिस से मिल जाती है हमें। तो इस्लामाबाद के लिए अगर मेरी साइट पर कोई नंबर है तो मुझे ये पता चल जाएगा इस एनालिसिस के नतीजे में कि मेन बाउंड्री थ्रस्ट से इतना नंबर आ रहा है और बाकी फॉल्ट से इतना आ रहा है और बाकी फॉल्ट से इतना आ रहा है। ये इन्फॉर्मेशन भी बड़ी यूज़फुल है। कई दफ़ा मुझे एग्जैक्टली कुछ प्रोसेसेस के लिए ये मालूम होना चाहिए कि किस फॉल्ट की सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है मेरी साइट पे हैज़र्ड के अंदर, तो उसका रिज़ल्ट फिर इससे आता है। सो विच मीन्स कि ये हैज़र्ड एनालिसिस एक स्टार्ट है, उसके बाद फिर एक बड़ी डिटेल्ड जो है वो मज़ीद भी कई प्रोसेसेस हैं। सो ये सब डिटेल स्किप करूँगा, ये स्लाइड्स आपको दे दूँगा, आप अगर इसमें से कुछ देखना चाहें। सो अब ये देखें कि ये कुछ मैप्स हैं जो पाकिस्तान के लिए डेवलप किए गए हैं। ये सारे हैज़र्ड मैप्स हैं, मतलब मैंने कोई 8-10 स्टडीज़ कंपाइल की हुई हैं इन स्लाइड्स में जो हैज़र्ड के मैप्स दे रही हैं पाकिस्तान के लिए।
कुछ में उन्होंने हीट मैप्स की शक्ल में बना दिया, लेकिन पीजीए की वैल्यू ये आप जानते हैं। अब ये एक और स्टडी है, इसमें भी ये देखें पीजीए की वैल्यूज़ हैं कलर से शो की हुई हैं। ये एक और स्टडी है 2014 की। फिर ये नेस्पाक की स्टडी है, ये मैं सब स्किप करूँगा। सो मैं अब एंड पर कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको दिखाता हूँ। ये वो हमारी स्टडी है जो अभी रिसेंटली पब्लिश हुई है। सो आप ये देखेंगे, ये अब मैप्स में देखें कलर चेंज हो रहे हैं। ये असल में डिफरेंट पीजीए की बजाय एक और पैरामीटर के ऊपर मैप बनाया गया, ठीक है। जैसे कि जो यानी इस मैप में इंटेंसिटी जो है वो पीजीए से शो नहीं हो रही बल्कि एक और नंबर से शो हो रही है। तो इसका मतलब है आप हैज़र्ड मैप कई फॉर्म्स में बना सकते हैं। ये अब एक स्टडी का दूसरे से कंपैरिजन है, एक में नंबर ज़्यादा आ रहा है, एक में कम आ रहा है, फिर उसकी रीजंस देखते हैं क्यों आ रहा है। एक में इजम्पशन कुछ और की गई हैं, दूसरे में कुछ और की गई हैं। सो ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है जो चलता रहता है।